जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। और दोस्त हम लोग पहुंच चुके हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर। एक बार थम्स अप करके मुझे सारे दोस्त बता दीजिए कि आप सब लोगों का पहला सेट तैयार है, आप उसको रिवाइज करके आए हैं। हमेशा आप सब लोगों से यही प्रॉमिस चाहिए था और आप सब लोगों ने प्रॉमिस किया था। जी भैया, हम जब सेट में आएंगे तो पिछले सेट को 5 से 10 मिनट ज़रूर रिवाइज करके आएंगे और चीज़ें हमारे फिंगर टिप्स रहेंगी। और जैसे ही हम 5 सेट पर पहुँचे तो फिर इकट्ठे 5 को एक बार आप लोगों को रिवाइज करना है। जब हमारे 10 हो जाएं तो किसी दिन समय निकाल करके बीच में 10 को एक बार रिवाइज करना है। आप देखोगे इसमें आपको बहुत थोड़ा थोड़ा समय लगेगा अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट की तरह पढ़ाई कर रहे हैं। तो शुरू करें आज के प्रैक्टिस सेट को। हमेशा हर सेट में पिछले सेट के 5 क्वेश्चन होंगे और मैं उम्मीद करूंगा हमेशा आप सबका स्कोर 5 आउट ऑफ 5 होना चाहिए सभी लोगों का। तो मुझे बताएं, कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य बताया था? तो मैंने बताया था आपको भैया, ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव से लिया गया है। ठीक है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। तो ये हुई थी आपका 24 अक्टूबर 1945 को। और इसीलिए 24 ऑफ अक्टूबर को हम मनाते हैं यूएन डे। ओके। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कहाँ से होती है? नॉर्वे से होती है। और नॉर्वे की कैपिटल क्या है, उसका नाम? तो नॉर्वे की कैपिटल है साथी आपका ओसलो। क्या? ओसलो से ये होती है। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल है जो कि नई दिल्ली में है। और T20 मैचों में पावर प्ले कितने ओवर का होता है? तो 6 ओवर का होता है। मुझे बताएं साथी, आपका कितने साथियों का स्कोर 5 आउट ऑफ 5 रहा? मुझे 5 साथियों के नाम दिखा दें ऐसे। अरविंद पटेल जी 5 आउट ऑफ 5 हैं। गौरव राठौड़ 5 आउट ऑफ 5 हैं। दिनेश बदोनिया जी का स्कोर 4 है। और साहिल सम्राट 5 पर हैं। अनुज ठाकुर 4 पर हैं। उसी उपाध्याय 5 पर हैं। सारे प्यारे साथियों का स्वागत है। और बिना समय गवाए साथी चलते हैं आज की जर्नी की तरफ और ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना और अपने नोट बनाना। लिखेंगे 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कवंगल फैमिली। कौन सा फैमिली कथकली से जुड़ा हुआ है? तो आपका कवंगल फैमिली के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज निम्नलिखित में से कौन है जो अभी आजकल बहुत चर्चित हैं? तो क्या पद्मा सुब्रमण्यम है? तो आप कहेंगे नहीं भैया, ये तो आपका कहाँ का, भरतनाट्यम की हैं। क्या अमनूर माधव चकियार हैं? आप कहेंगे नहीं भैया, चतुन्नी पणिक्कर हैं। हाँ जी, चतुन्नी पणिक्कर हैं जो कथकली से। मैं आपको बता दूं, चतुन्नी पणिक्कर बहुत चर्चित रही थी क्योंकि इनको साथ ही पद्मश्री मिला था 2006 में। कौन सा मिला था? पद्मश्री, PS4 पद्मश्री। भारत सरकार का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है? तो आप कहेंगे, अगर हम सिविलियन अवार्ड की बात करें यानी कि नागरिक पुरस्कारों की बात करते हैं, तो नागरिक पुरस्कार सबसे बड़ा कौन सा है भारत का? तो आप कहेंगे सबसे बड़ा है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है साथी आपका? तो पद्म विभूषण आता है। क्या आता है? पद्म विभूषण आता है। तीसरे पर आपका आता है पद्म भूषण। क्या आता है? पद्म भूषण आता है आपका, पद्म भूषण आता है। और चौथे पर आता है आपका पद्मश्री। क्या आता है? पद्मश्री। तो ये चौथे नंबर का पुरस्कार है। अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या कथकली से जुड़ा हुआ कोई एक व्यक्ति मुझे बताएंगे? तो मैं आपको कुछ चर्चित नाम बता रहा हूँ। देखो, कथकली को हम बोलते हैं कली। कली बाद में क्या बन जाती है? फूल। तो सब कली को तोड़ने को मना करते हैं ना कि कली को नहीं तोड़ना चाहिए। तो एक है P नारायण मेनन। नारायण मेनन को आप ऐसे याद रख लेना, मेनन यानी मना किया हुआ है किसके लिए? कली को तोड़ने के लिए। दूसरा, एक उदय शंकर, यानी कली का उदय होता है, नहीं राइज करती है वो, तभी तो फ्लावर बनती है। आप कहेंगे हाँ जी। तीसरा नाम इसमें आता है के कुमारन नायार। के कुमारन नायार। ना यार कली को मत तोड़ना, ना यार। दोस्त से बोल देते ना, ना यार कली को मत तोड़ना। अभी याद रख लेना एक चौथा नाम आपका, वो है सदनाम। क्या बोलेंगे? सदनाम P बालाकृष्णन। लेकिन बाल बाल बच्चे जो होते हैं वो कृष्ण का रूप होते हैं, वो तो तोड़ देते हैं कली को। ठीक है। ये चर्चित क्यों है? क्योंकि इनको साथ ही पद्म विभूषण मिला है 2024 में। तो इसीलिए आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। क्या? सदनाम P बालाकृष्णन बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहेगा 2024 में। एक साथी इसमें आएंगे आपके मार्गी विजय कुमार। क्या बोलोगे? मार्गी विजय कुमारन। मार्गी विजय कुमारन। इनको किस बात के लिए जाना जाता है? इनको जाना जाता है साथी, इनको मिला था अभी SNA 2023। कितने साथी SNA का पूरा नाम लिख सकते हैं? SNA अवार्ड कौन सा अवार्ड होता है? तो SNA 2023 में इनको मिला, तो तब से ये बहुत चर्चित हुए। तो एक बार मैं देखना चाहूंगा SNA कितने लोग जानते हैं। लिखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे।
संगीत नाटक अकादमी, ये लिखा है सोनम ठाकुर जी ने। आगे दिखाएं। संगीत नाटक अकादमी, बहुत बढ़िया, अर्पिता सरकार ने, सुमन कुमार ने, संगीत नाटक अकादमी। तो ऐसे ने हम कभी भी लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा ही एक नाम है साथी, विपिन एस। क्या बोलोगे? विपिन एस। विपिन एस क्यों चर्चित रहे थे? क्योंकि विपिन एस को मिला था BKY अवार्ड। लिखिए BKY अवार्ड कौन सा होता है? इनको BKY अवार्ड मिला था 2023 में। क्या बोलोगे? 2023 में BKY अवार्ड। तो कौन सा होता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2023 में किसको प्राप्त हुआ था? पूछेगा किसका कथकली से संबंध है, तो विपिन एस का संबंध है। अब हम आपसे पूछेंगे कथकली किस राज्य का है? कल हमने आपको बताया था कथकली किस राज्य में आयोजित होता है, तो आप कहेंगे कथकली था भैया। आपने बताया था कथकली। जो कल की बातें हों उनको नहीं नोट करना है, सिर्फ आंसर करना है। कथकली भैया जी आपने बताया था केरला का है। अच्छा मुझे बताएं फटाफट से, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 2 क्लासिकल डांस है? तो वो केरल ही है। वो कौन सा है? केरल ही है। अब फटाफट से मुझसे कनेक्ट करें एक बार। मुझे बताएं ऐसे कितने डांस हैं क्लासिकल डांस जो कि नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, यानी कि उत्तर पूर्व भारत में कितने क्लासिकल डांस हैं? नॉर्थ ईस्ट के कितने क्लासिकल डांस हैं? कैसे क्लासिकल डांस जो कि नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, यानी कि शास्त्रीय नृत्य बताइए, वो शास्त्रीय नृत्य जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट में होते हैं। क्या बोलेंगे भैया नॉर्थ ईस्ट का? एक तो हो गया आपका सत्रिया हो गया, एक तो हो गया सत्रिया जो कहाँ पर होता है? असम में होता है, जो कि 500 वर्ष पुराना है। और यहीं पर क्या होता है आपका एक मणिपुरी, मणिपुरी जो कि मणिपुर का है। तो ये भी तो नॉर्थ ईस्ट का है। नॉर्थ ईस्ट यानी कि भारत के उत्तर पूर्व का है। तो 2 होते हैं, 2। अच्छा मुझे बताइए भारत में ऐसे कितने क्लासिकल डांस हैं जो कि साउथ ईस्ट के हैं, दक्षिण पूर्व में? तो दक्षिण पूर्व का सिर्फ एक ही बचता है और वो है ओडिसी। वो क्या है? वो ओडिसी है। और अगर मैं पूछूं साउथ में कितने क्लासिकल डांस होते हैं, तो 4 साउथ में है, जैसे कि आपका मोहिनी अट्टम हो गया, एक साथी आपका कथकली हो गया, एक आपका तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो गया, और आपका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा। तो साउथ के 4 होते हैं। और नॉर्थ में कितने क्लासिकल डांस हैं? तो नॉर्थ में एक ही है और जिसका नाम है आपका कथक। क्या? कथक भी बोलते हैं या कथा, जिसका मतलब होता है आपका स्टोरी। कथा का मतलब क्या होता है? स्टोरी। तो कथकली में भी कथा का मतलब क्या है? स्टोरी है। बात क्लियर है? अब कथकली से मुझे बताइए एक बार, कथकली की एक बहुत चर्चित कलाकार हैं जिनका नाम है मिलीना साल्विनी। कथकली की एक है मिलीना साल्विनी, ये किस देश की हैं? मिलीना साल्विनी किस देश से संबंध रखती हैं? तो मिलीना साल्विनी का संबंध है साथी आपका इटली से। कहाँ से है इनका संबंध? इटली से है। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कथकली को ऑस्ट्रेलिया में किसने फेमस किया था? कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी, यानी कि मदर ऑफ ऑस्ट्रेलियन कथकली। और क्या बोलेंगे? कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी, यानी कि मदर ऑफ ऑस्ट्रेलियन कथकली, ये कौन है? तो आप बोलेंगे इनका नाम है लुईस लाइटफुट। कौन? लुईस लाइटफुट है। लुईस, लुईस लाइटफुट, ये बहुत चर्चित नाम है, लुईस लाइटफुट। और मुझे बताओ कथकली जो शुरुआत होता है साथी, कथकली नृत्य, स्टार्टिंग ऑफ कथकली, कल कथकली नृत्य की जो शुरुआत होती है, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ कथकली डांस जो होती है, वो किस स्टेप से होती है? तो क्या बोलेंगे? वो होती है केलुकट्टू नृत्य से। किससे? केलिकट्टू, केलिकट्टू डांस से, केलुकट्टू नृत्य से, जिसको कई बार ढोल भी कहा जाता है। यानी ये नृत्य अभ्यास है, ये आपका एक डांस एक्सरसाइज है, एक डांस एक्सरसाइज है, इसको फॉलो किया जाता है। ओके, आगे चलेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं जी। संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? कल हमने बताया था सारा आंसर आना चाहिए 100% एक्यूरेसी से। क्या बोलेंगे? 100% एक्यूरेसी से। क्या इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में? जी भैया। सेक्रेटरिएट भी न्यूयॉर्क में है? हाँ जी भैया। क्या ट्रस्टीशिप काउंसिल भी न्यूयॉर्क में है? हाँ जी। लेकिन इसका नहीं है, क्योंकि इसका हमने आपको बताया था कहाँ पे है? द हेग में है, द हेग में। और द हेग हमने आपको बताया था कि ये नीदरलैंड में स्थित है। मुझे बताओ अंतर्राष्ट्रीय साथी जो न्यायालय में है, इसमें नंबर ऑफ जजेस क्या होता है? इसमें कुल कितने जज होते हैं? तो इसमें जज होते हैं आपका 15। अच्छा जो जज होते हैं उनका कार्यकाल, यानी कि टेन्योर कितना होता है उनका? उनका जो कार्यकाल होता है, अर्थात मैं आपसे पूछूं का टेन्योर कितना होता है, तो 9 ईयर्स का होता है। कितना होता है? 9 ईयर्स का होता है। सचिवालय की अगर हम बात करें,
जो साथी सचिवालय हमारा होता है, उस सचिवालय के प्रमुख को ही क्या कहा जाता है? जो चीफ ऑफ सेक्रेटरीट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो सचिवालय का जो प्रमुख होता है, सचिवालय का जो प्रमुख होता है उसको बोलते हैं महासचिव। क्या बोलते हैं उसको? उसको महासचिव कहा जाता है, महासचिव कहा जाता है। यानी कि उसको क्या बोलते हैं? आपका महासचिव कहते हैं। अब मुझे बताओ यूएन के पहले महासचिव कौन थे? यूएन के जो साथी पहले महासचिव थे, जो चीफ सेक्रेटरी थे यूएन के पहले, सॉरी, यूएन के पहले, यूएन के पहले महासचिव कौन थे बताएं जी? यूएन के पहले महासचिव, उनका क्या नाम था? तो आप बोलेंगे त्रिगवेली। किस देश के थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था? त्रिगवेली ने इस्तीफा दे दिया था, और ये थे आपका नॉर्वे के। अब मैं आपसे पूछूंगा यूएन के उन महासचिव का नाम बताइए जिनकी डेथ एक हवाई दुर्घटना में हुई थी। क्या बोलेंगे? यूएन के ऐसे साथी वो महासचिव थे जिनकी हवाई दुर्घटना में डेथ हुई थी। किसमें? एक एयरप्लेन क्रैश में वो मारे गए थे, हवाई दुर्घटना में, हवाई दुर्घटना में मारे गए थे। तो उनका नाम है डैग हैमरशोल्ड। क्या है? डैग हैमरशोल्ड। और डैग हैमरशोल्ड इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो, अगर आप नोबेल प्राइज पढ़ते होंगे, कल हमने बताया नोबेल प्राइज कब शुरू हुए थे? 1900 में स्थापित हुए, 1901 में पहली बार दिए गए। तो आप कहेंगे भैया नोबेल पुरस्कार हमेशा ज़्यादातर क्या है? हमेशा ज़्यादातर क्या, अब तो 1974 के बाद में तो जीवित व्यक्तियों को ही दिए जाते हैं। मुझे बताओ ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यानी कि पोस्ट्ह्यूमसली जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है? तो पोस्ट्ह्यूमसली ओनली 2%। कितना? सिर्फ 2 व्यक्ति है। एक तो 1931 का एरी एक्सेल है, और 1961 का डैग हैमरशोल्ड। यानी कि यूएन के कौन से महासचिव हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आप कहेंगे डैग हैमरशोल्ड। लिख लो, 1961 में इनको नोबेल मिल चुका है। क्या मिल चुका है? नोबेल इनको मिल चुका है। तीसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा, पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे जो यूएन के महासचिव बने थे? पहले एशियन कौन थे? तो पहले एशियाई व्यक्ति थे यू थांट। क्या बोलोगे? यू थांट। किस देश से थे यू थांट? तो यू थांट थे आपके म्यांमार से। अच्छा मुझे बताइए वर्तमान में कौन है यूएन के महासचिव? वर्तमान में, तो वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरस। क्या बोलोगे? एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में है, और ये किस देश के हैं? गुटेरस किस देश के हैं? तो आपका आंसर आएगा कि गुटेरस भैया ये आपका पोर्टुगीज हैं, यानी कि ये आपका पुर्तगाल से संबंध रखते हैं। किससे? पुर्तगाल से ये संबंध रखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जी, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव थे, मोरारजी देसाई थे, या इंद्र कुमार गुजराल थे? तो राजीव गांधी जी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1991 में। कब? 1991 में। पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो इनको अभी रिसेंट मिला था 2024 में, पिछले वर्ष ही 2024 में मिला। मोरारजी देसाई जी को मिला 1991 में। देखो मोरारजी देसाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का तो सर्वोच्च सम्मान प्राप्त ही किया है, और अन्य किस देश का सर्वोच्च सम्मान? पाकिस्तान का भी निशाने पाक, निशाने पाक भी इनको मिला है। क्या बोलेंगे? निशाने पाक। निशाने पाक कहाँ का है? तो वो पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। तो 2 देशों का सर्वोच्च सम्मान इनको मिला हुआ है। इंद्र कुमार गुजराल जी की बात करें तो इनको भी सेम ईयर 1991 में ही आपका मिला था। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लें इसे भारत रत्न के। अब आपसे हमें बताओ कि भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? भारत रत्न की शुरुआत, इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, तो आप क्या बोलेंगे? भारत रत्न की शुरुआत, स्टार्टिंग ऑफ भारत रत्न, तो कब हुई थी भारत रत्न की शुरुआत? तो वो हुई थी आपका 1954 में, 1954 में। एक बार थम्स अप कर दो, बहुत बेसिक जो चीज है, यानी कि इतनी साधारण समझ तो मैं तुम्हारी चाहूंगा कि का खा गा बहुत आसान सा तुम जानते हो कि भारत रत्न भैया क्या होता है, एक अवार्ड होता है। एक बार थम्स अप कर दें जी भैया, इतना भर तो हम याद रखेंगे। तो भारत रत्न की शुरुआत हो गई आपका। मुझे बताएं भारत रत्न अपना पोस्ट्ह्यूमसली कुल कितने पर्सनों को मिल चुका है? कितने लोगों को, कुल मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को भारत रत्न अब तक मिल चुका है? तो कुल मरणोपरांत हो गए हैं आपका 20 लोग। क्या बोलेंगे? 20 लोग कुल मरणोपरांत हो गए हैं। कुल पीएम कितने प्राप्त करता है बताओ? कुल पीएम जिनको साथी ये अवार्ड मिल चुका है, कुल पीएम जिनको ये अवार्ड मिल चुका है, उनकी संख्या कहेंगे 9 है। अगर मैं कहूँ पहले मरणोपरांत व्यक्ति कौन थे जिनको मिला था? पहले पोस्ट्ह्यूमसली,
यानी मरने के बाद में उनकी फैमिली मेंबर को दिया जाता होगा। आप कहेंगे जो व्यक्ति एक्सपायर हो गए तो किनको मिलेगा? फैमिली मेंबर को। लाल बहादुर शास्त्री थे, किस वर्ष में मिला था लाल बहादुर शास्त्री जी को? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था 1966 में, ये पहले व्यक्ति बने थे। ठीक है, मुझे बताओ पहली महिला कौन थी मरणोपरांत? पहली महिला भारत रत्न पाने वाली जो साथी पोस्ट्यूमसली जिनको ये गिवन, यानी कि आपका जिनको ये दिया गया, तो वो थी अरुणा आसफ अली। कौन थी? अरुणा अरुणा आसफ अली थी। किस वर्ष में मिला था अरुणा आसफ अली जी को? इनको मिला था 1997 में, 1997 में। और 2024 अभी रिसेंट में कितने लोगों को मिला था? तो 2024 में 4 मरणोपरांत लोगों को मिला। 2024 में मरने के उपरांत, मरणोपरांत कौन कौन थे? 4 मरणोपरांत। कुल तो 5 को मिला था, लेकिन 4 मरणोपरांत थे और एक थे आपका जीवित व्यक्ति 2024 में। तो मरणोपरांत की बात हम कर रहे हैं, तो कौन थे? एक तो आपका पीवी नरसिम्हा राव हो गए, पीवी नरसिम्हा राव। दूसरे व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह जी, बाबा चौधरी चरण सिंह को मिला। तीसरा एम.एस. स्वामीनाथन थे, हाँ या ना? एम.एस. स्वामीनाथन थे आपका। और चौथा आपका कौन थे? कर्पूरी ठाकुर थे, कर्पूरी ठाकुर थे। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, कर्पूरी ठाकुर जी का जो संबंध है वो किस स्टेट से है? कर्पूरी ठाकुर का संबंध किस स्टेट से है? देखो, कभी भी आपको कभी भी किसी फैक्ट में डाउट हो तो आप उसको अगली क्लासेस में लिख सकते हैं, उसको हम सुधार लेंगे हमेशा। ओके, और जो जीवित व्यक्ति थे वो कौन थे, उनका नाम बताओ? लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी किस पार्टी के संस्थापक हैं? लाल कृष्ण आडवाणी किस पार्टी के संस्थापक रहे हैं? तो आप कहेंगे भैया बीजेपी के संस्थापक रहे हैं। और बीजेपी पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, बताओ जरा? बीजेपी पार्टी की जो स्थापना है वो किस वर्ष में हुई थी? तो बीजेपी जो साथी इस्टेब्लिश की गई है वो की गई है आपका 1980 में, 1980 में। क्योंकि आप सबको पता होगा 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगी थी, तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। उसके बाद में जब वो इमरजेंसी 21 महीने के बाद हटी 1977 में, तो पूरा जो विपक्ष है वो इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गया, यानी कांग्रेस के खिलाफ हो गया। ठीक है, और उन्होंने क्या है, एक पार्टी बनाई थी आपका, जो आपका जनता पार्टी थी, और उसने चुनाव में हरा दिया था इंदिरा गांधी जी। लेकिन जैसे ही 1979 में उस पार्टी का जो लीड करते थे जेपी, जेपी जिन्होंने देश के किसानों को या देश के युवाओं को या देश के छात्रों को जिन्होंने एकजुट किया, जब उन जेपी की डेथ हो गई तो उसके बाद में वो पार्टी बिखर गई। और उसी समय पे ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने बीजेपी की स्थापना की 1980 में। एक पार्टी और पूछें, बताओ जरा, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? कांग्रेस की स्थापना बताएं। तो कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 में, 1885 में। अच्छा पूछे बसपा की स्थापना बताओ, बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आप बोलेंगे 1984 में हुई, 1984 में हुई। अब क्वेश्चन बताओ आपका, अगर हम पूछें आपसे, भारत रत्न की बात चल रही है भैया, भारत रत्न की बात चल रही है, भारत रत्न पाने वाले पहले पीएम कौन थे, बताओ जी? फर्स्ट पीएम कौन थे भारत रत्न पाने वाले? तो आप कहेंगे पहले पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू जी थे। मुझे बताओ भारत रत्न पाने वाले पहले सीएम कौन थे? पहले सीएम कौन थे? तो ये थे गोविंद बल्लभ पंत, जो कहाँ के थे? यूपी के सीएम थे। कहाँ के सीएम थे ये भैया यूपी के सीएम थे। मुझे बताओ पहले विदेशी कौन थे भारत रत्न पाने वाले? तो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान किस देश से संबंध रखते थे बताओ? अगर विदेशी हम इनको कह रहे हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। आज आप देखते होंगे ना पाकिस्तान में, रिसेंट में आप देखते होंगे पाकिस्तान में बलूचिस्तान की मांग चल रही है आजकल, यस और नो? हाँ जी। तो वो बलूचिस्तान की मांग हमेशा से कौन करते थे? यही थे जिन्होंने भारत में रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था भारत में। ठीक है, इनके उपनाम बताओ, खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोलते हैं? तो इनको मिला था आपका 1987 में, और इन्हीं को हम बोलते हैं आपका सीमांत गांधी। क्या बोला जाता है इनको? बच्चा खान भी इन्हीं को कहते हैं, बच्चा खान भी, सीमांत गांधी भी, फ्रंटियर गांधी भी इन्हीं को कहा जाता है। पहले विदेशी हो गए। मुझे बताओ दूसरे विदेशी कौन थे? दूसरे विदेशी भारत रत्न पाने वाले, तो दूसरे विदेशी थे आपका नेल्सन मंडेला। कौन साथी बता पाएगा नेल्सन मंडेला जी को किस वर्ष में दिया गया था? तो नेल्सन मंडेला को किस वर्ष दिया गया ये आपको बताना है। आपको फिर बताना है पहले खिलाड़ी, पहले खिलाड़ी जिनको भारत रत्न, पहले खिलाड़ी जिनको साथी भारत रत्न मिला था, और सबसे युवा भी वही हैं, सबसे युवा भी वही हैं। गलत आंसर आया 1988, एकदम से गलत है भैया। रिफ्रेश करें कमेंट, बच्चों से पूछा है हमने। 1990 वाले सारे साथी सही हैं कि नेल्सन मंडेला को 1990 में मिला था, 1990 में।
पहले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। अच्छा, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष में मिला था? तो सचिन तेंदुलकर जी को मिला था ये आपका कब? 2014 में। और तब इनकी एज क्या थी? सबसे कम उम्र थी इनकी, सबसे कम एज में इनको मिला है। सबसे कम उम्र कितनी एज थी? तो इनकी उम्र हुआ करती थी आपका 40 ईयर्स की एज में इनको मिला। मुझे बताइए साथी, पहली संगीत के लिए किसको मिला था? पहले संगीत के लिए पहली संगीतकार कौन थी? पहले संगीतकार तो क्या बोलेंगे, 1998 आपका भैया एम एस सुब्बुलक्ष्मी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी। देखो, हिंदुस्तान में दो तरह का साथी संगीत होता है। भारत में कितनी तरह का संगीत होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या लिखेंगे? दो तरह का, एक उत्तर भारत का, एक दक्षिण भारत का। नॉर्थ इंडिया के म्यूजिक को बोलते हैं हिंदुस्तानी संगीत, और दक्षिण भारत के संगीत को बोलते हैं कर्नाटक संगीत। तो इनका संबंध किससे है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी का कर्नाटक म्यूजिक से है। किससे है? कर्नाटक म्यूजिक से है। ऐसे ही साथी 1999 में किसको मिला था आपका? तो पंडित रविशंकर को। पंडित रविशंकर जो कि सितार से संबंध रखते हैं। और 2001 में किसको मिला था? 2001 में मिला था आपका लता मंगेशकर। लता मंगेशकर और उनके साथ में आपका बिस्मिल्लाह खान जी को। बिस्मिल्लाह खान बताओ कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान, सारे क्वेश्चन हम करेंगे धीरे धीरे। आपका जो म्यूजिक आपका म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, या आपका जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या कि आपका फोक से संबंधित हो, तो 2001 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ साथी, आप जो पहली महिला थी भारत रत्न पाने वाली, वो कौन है? पहली महिला, तो पहली महिला है आपका इंदिरा गांधी। कब मिला था इंदिरा गांधी जी को? तो 1971 में। कब? 1971 में प्राप्त हुआ था। 1971 में उनको प्राप्त हुआ था। पहले मुस्लिम बताओ भारत रत्न पाने वाले। भारत रत्न पाने वाले जो पहले मुस्लिम व्यक्ति थे, तो पहले मुस्लिम कौन है जिनको भारत रत्न मिला था? तो पहले मुस्लिम व्यक्ति बने थे आपका कौन? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। उस व्यक्ति का नाम बताओ जिन्होंने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था। भारत रत्न लेने से इनकार किसने कर दिया था? तो वो थे भारत के पहले शिक्षा मंत्री। क्या नाम है उनका? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम नहीं, मौलाना अबुल कलाम। अब्दुल कलाम जी को तो मिला था 1997 में। मौलाना अब्दुल अब्दुल नहीं अबुल सॉरी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम। लेकिन इनकी डेथ के बाद में फिर गवर्नमेंट ने इनको दे दिया था। कब? 1992 में। अच्छा, वो व्यक्ति कौन है जिनको उनके जन्मदिन के आपके 100वें वर्ष में, 100वां वर्ष यानी 1858 में उनका जन्म हुआ था, और 100वां वर्ष अर्थात 1958 में उनको भारत रत्न मिला। तो उनका नाम है धोंदो केशव कर्वे, जो भारत में आपका महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, जिनकी वजह से देश में आपका श्री नाथीबाई ठाकरसी यानी कि SNDT विश्वविद्यालय बना है। चलें भैया आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। कौन सा जलमार्ग है जो भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ में संपर्क प्रदान करता है? हमेशा याद रख लेना, साथ ही परिवहन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या बोलेंगे? नेशनल वाटरवे 2 है, एकदम से सही है। किस रिवर पर है नेशनल वाटरवेज 2? तो याद रख लेना, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। क्या बोलेंगे? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर ये आपका स्थित है। किस पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर पर स्थित है। और इसकी जो लंबाई है वो 891 किलोमीटर है। देखो, जमीन पर तो होते हैं नेशनल हाईवे, और पानी में क्या होते हैं आपका? नेशनल वाटरवे। तो बहुत चर्चित है नेशनल वाटरवे 1। नेशनल वाटरवे 1 जो है साथी आपका, नेशनल वाटरवे 1 जो है आपका, ये कितना लंबा है? तो याद रख लेना, ये 1620 किलोमीटर का है। और किससे किसको जोड़ता है? इलाहाबाद यानी कि जो प्रयागराज है, इलाहाबाद से आपका हल्दिया को जोड़ता है। हल्दिया को। और इसमें क्या हो जाता है आपका? 3 नदी आ जाती हैं, गंगा, हुगली और भागीरथी। गंगा, हुगली और भागीरथी नदी इसमें आ जाती हैं। ये आपको हमेशा याद रख लेना है, ठीक है। और साथ में आपका 5 राज्यों को जोड़ता है। अच्छा, मुझे बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल वाटरवे 69। नेशनल वाटरवे 69 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये साथी सबसे छोटा नेशनल वाटरवे है। क्या है? सबसे छोटा नेशनल वाटरवे, 5 किलोमीटर लंबाई है। नेशनल वाटरवे जो 100 है, 100वां राष्ट्रीय जल मार्ग, वो किस नदी पर है? तो वो तापी नदी पर है। किस पर है? तापी नदी पर है। और कहाँ पर है? गुजरात और महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? गुजरात और महाराष्ट्र में। एक बहुत चर्चित है नेशनल वाटरवे 97, ये साथी आपका सुंदरबन में है। कहाँ पर है? सुंदरबन में है, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में।
क्या आप मुझे बता सकते हैं सबसे ज़्यादा नेशनल वाटरवे किस स्टेट में है? यानी कि सबसे ज़्यादा जो साथी राष्ट्रीय जल मार्ग हैं, राष्ट्रीय जल मार्ग सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? राष्ट्रीय जल मार्ग आपका सबसे ज़्यादा, नेशनल वाटरवेज सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? ठीक है, तो आप कहेंगे भैया वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यानी कि जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है वो कितनी है? तो 2011 के अनुसार आपका जब सेंसस हुआ तो रूरल पॉपुलेशन है हमारी 68.84, क्या 68.84% थी आपका। तो अर्बन पॉपुलेशन कितनी बची? 100 में से घटा लीजिए। तो भैया आपका जो शहरी जनसंख्या है, यानी कि जो आपका अर्बन पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? तो अर्बन पॉपुलेशन थी आपका, इसमें से घटाएंगे तो 31.16%, ये अर्बन पॉपुलेशन हो गई। तो अगर मैं पूछूं दोनों के बीच में अंतर पूछा जाता है तो अंतर निकाल लेंगे एग्जाम में आराम से। अभी घटाएं, 4 क्या बोलेंगे आपका, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा आपका? घटाएं भैया इसको, घटाएंगे एक बार। 4 में 4, 6 में से 4 नहीं गया, सॉरी 14, 14 में से 6 गया तो आपका 8, 8 बचेगा आपका। और फिर इधर से आ जाएगा आपका 6.7 और इधर से आ जाएगा 3। तो कितना अंतर हो जाएगा? 37.68 का अंतर हो गया इसमें। कितने का? इतने प्रतिशत का अंतर हो गया दोनों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा कि भारत की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या में कितने प्रतिशत का अंतर है। ठीक है, तब आप इसको ढूंढ रहे होंगे ऑप्शन में, लेकिन आपका विकल्प बनेगा तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं दोस्त, अभी अगर सबसे ज़्यादा जो आपका ग्रामीण जनसंख्या है वो कहाँ पर निवास करती है? सबसे ज़्यादा जो रूरल पॉपुलेशन है, क्या बोलोगे? सर्वाधिक ग्रामीणों की अगर हम बात करते हैं वो कहाँ पर है? तो सर्वाधिक आपका जो ग्रामीण अर्थात रूरल है, तो रूरल कहाँ पर आपका रेजिडेंस है उनका या निवास करते हैं? तो सबसे ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में है 89.98%। अगर मैं पूछूं सबसे कम ग्रामीण कहाँ पर हैं? सबसे कम रूरल, सबसे कम जो साथी आपका रूरल यानी रूरल से अर्थात ग्रामीण है आपका, वो कहाँ पर है? तो वो आपका गोवा में है, और गोवा में ये प्रतिशत है 33.82%, 37.82%। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ सबसे ज्यादा शहरी कहाँ पर निवास करते हैं? अभी आपके जनरल लॉजिक का क्वेश्चन हो गया। सबसे ज्यादा शहरी, तो आप क्या बोलेंगे? जहां पर सबसे कम ग्रामीण है तो सबसे ज्यादा शहरी भी कहां पर हो जाएंगे? तो सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन या सबसे ज्यादा अर्बन कहां पर रहते हैं? सबसे ज्यादा अर्बन अर्थात शहरी कहां पर रहते हैं? तो यहां से घटा लो इसमें से, तो कितना बच जाएगा आपका? 37, 38 हो गया, तो 62.18। 100 में से घटा दोगे ना भैया इसको, यस और नो? अरे बोलो भैया यस, घटा देंगे, बहुत आसान सी बात है। मुझे बताओ साथी आपका सबसे ज्यादा, या मैं आपसे पूछूं जो सर्वाधिक सर्वाधिक शहरी आबादी है वो किस शहर में है? सर्वाधिक शहरी आबादी, सॉरी शहर पूछ रहा हूँ, राज्य होना चाहिए हमको, शहर में तो सब शहरी ही होते हैं। तो महाराष्ट्र में है सबसे ज्यादा जो शहरी पॉपुलेशन है। क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा जो आपका अर्बन पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है? वो महाराष्ट्र में है। और सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पर है? वो आपका हिमाचल प्रदेश में। कॉमन सी बात है, ओके, कॉमन बात है एकदम। नेक्स्ट आ गया है, 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहां पर आयोजित हुआ था? महिला की बात कर रहे हैं और साथ में आपका टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं। तो नई दिल्ली में हुआ था, बंगलौर में, मुंबई में या कोलकाता में? तो ये हुआ था भैया आपका बैंगलोर में। ठीक है, और बैंगलोर में हुआ था 1976 में, वर्सेज वर्सेज आपका वेस्ट इंडीज। क्या बोलोगे? वर्सेज वेस्ट इंडीज ये हुआ था, वर्सेज वेस्ट इंडीज, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं पूछूं पहला महिला ओडीआई कब हुआ था? वनडे इंटरनेशनल, पहला महिला ओडीआई, भारतीय की बात कर रहे हैं, तो पहला महिला ओडीआई जो हुआ था वो हुआ था 1978 में, याद रख लेना, वर्सेस इंग्लैंड हुआ था पहला महिला ओडीआई। ठीक है, अगर मैं पूछूं पहला महिला T20 कब हुआ था? तो पहला महिला T20 हुआ था 2006 में, ये भी वर्सेस इंग्लैंड हुआ था, ये भी वर्सेस इंग्लैंड हुआ था। क्या आप मुझे बता सकते हैं पहला महिला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष हुआ था? पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप पुरुषों से पहले हुआ था या बाद में? पहला महिला जो साथी आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप था वो हुआ था आपका 1973 में, यानी कि पुरुषों के वर्ल्ड कप से 2 वर्ष पहले हुआ था।
क्योंकि पुरुषों का तो 1975 में हुआ, एक दिन पुरुषों के का सारा इतिहास बताएंगे आप। ओके, ये बात क्लियर है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इसके बारे में, जो पुरुष टीम है, पुरुष टीम का देखना कैसे। जैसे ये तो महिला ओडीआई हो गए, अगर मैं पूछूं भारत की जो साथी भारतीय भारतीय अगर शब्द नहीं लगाए ना, क्रिकेट टीम पूछ लें, क्रिकेट क्रिकेट जो टीम है, तो इसका मतलब हम अभी बात कर रहे हैं पुरुष टीम की, हम तो लिख भी देते हैं क्रिकेट पुरुष टीम। ठीक है, इसका मुझे बताओ पहला टेस्ट कब हुआ था, भारतीय क्रिकेट का जो पहला टेस्ट हुआ वो साथी आपका कब हुआ था। तो पहला टेस्ट बताना है, पहला ओडीआई आपको बताना है, पहला टी20 भारत ने कब खेला अपना, और पहला साथी आपका जो पिंक बॉल था, पिंक बॉल टेस्ट हुआ था, तो वो कब खेला था। तो क्या बोलेंगे, पहला हुआ था टेस्ट 1932 में, 1932 में वर्सेज इंग्लैंड। क्या बोलोगे, इंग्लैंड के खिलाफ ये खेला था, वर्सेज इंग्लैंड। पहला ओडीआई हमने खेला था अपना 1974 में, वर्सेज इंग्लैंड। पहला टी20 जो हमने खेला वो 2006 में खेला, वर्सेज साउथ अफ्रीका, वर्सेज साउथ अफ्रीका। और पिंक बॉल हमारा हुआ था 2019 में, वर्सेज बांग्लादेश। क्या बोलोगे, वर्सेज बांग्लादेश, वर्सेज बांग्लादेश। पिंक बॉल टेस्ट के पहले कैप्टन रहे हैं भारत के विराट कोहली। कौन रहे हैं, विराट कोहली। टी20 में मैंने कल बताया वीरेंद्र सहवाग। ओडीआई के मैंने आपको बताए थे अजीत वाडेकर। मुझे बताओ पहले टेस्ट मैच के कप्तान कौन थे 1932 में, जब भारतीय टीम टेस्ट मैच खेली थी। तो पहले कैप्टन कौन थे, कितने लोग बताएंगे पहले कैप्टन कौन थे। ठीक है, अगर महिला क्रिकेट की अगर हम बात करेंगे तो मुझे बताओ जो साथी आपका पहली महिला है, पहली महिला है आपका, कितने साथियों ने बताया टेस्ट कप्तान, बोलेंगे सी के नायडू थे भैया 1932 में। बहुत बढ़िया, लेकिन आजाद भारत के भी पूछा जाता है, क्योंकि देखो क्रिकेट के जितने भी फॉर्मेट है वो सब आज़ादी के बाद हुए ये तीनों। एक यही फॉर्मेट है जो आज़ादी से पहले सी के नायडू की कप्तानी में 1932 में खेला गया, और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो वहां से भी क्वेश्चन बनेगा। तो वो कौन है, वो लाला अमरनाथ थे। ओके, मुझे बताओ साथी आपका महिला ओडीआई में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला कौन है। वनडे इंटरनेशनल, ओडीआई कितने मैच ओवर का होता है, 50 ओवर का। ओडीआई में जो साथी आपका डबल सेंचुरी लगाने वाली पहली महिला कौन है, दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला। तो ओडीआई में डबल सेंचुरी सबसे पहले बनाई थी, सबसे पहले बेलिंडा क्लार्क ने। किसने, सबसे पहले बनाई थी ये आपका बेलिंडा क्लार्क ने। किसने, बताएंगे जी। बेलिंडा क्लार्क किस देश की खिलाड़ी हैं, बेलिंडा क्लार्क ने इसको बनाया था दोहरा शतक, जो कि क्या बोलेंगे 229 रनों का था, 229 रन उन्होंने बनाए थे, 229 रन। किस देश की है बेलिंडा क्लार्क, बेलिंडा क्लार्क, मिताली राज बता रहे हो यार, हम कह रहे हैं पहली खिलाड़ी, दुनिया में पहली खिलाड़ी। तो आपका बेलिंडा क्लार्क, जब तक भारत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक नहीं बोलना है भैया, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा बताओ ओडीआई में बनाया था क्या उन्होंने, ओडीआई में पहली बात तो बनाया नहीं मिताली राज ने, टेस्ट में बनाया था उन्होंने। क्या बोलोगे, पहली क्या बोलोगे, टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाली, किस में बनाया था उन्होंने, टेस्ट में बनाया था। दोहरा शतक लगाने वाली पहली पहली भारतीय महिला, फर्स्ट फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर हु मेक डबल सेंचुरी इन टेस्ट, भारतीय महिला। ये है आपका कौन बोलेंगे, ये है मिताली राज। कितने रन बनाए थे मिताली राज ने, तो मिताली राज के थे 214 रन, और 10,000 से ज़्यादा रन बनाने वाली भी ये महिला है। 10,000 से ज़्यादा रन किसने बनाए, मिताली राज ने। 10K प्लस रन किसके हैं, वो मिताली राज के हैं। मिताली राज को इसलिए क्या बोला जाता है, लेडी तेंदुलकर, लेडी तेंदुलकर के नाम से किसको जाना जाता है, तो मिताली राज को। मिताली राज की बुक का नाम बताओ, कितने साथी बता सकते हैं। तो मिताली राज ने आपका बुक, क्योंकि वुमेन जो भी साथी प्लेयर होंगी उनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, अनगार्डेड है भैया। क्या बोलोगे, अनगार्डेड इनकी बुक का नाम है, जो बहुत पूछा जाता है, अनगार्डेड होगा। निम्नलिखित में से कौन सल्ट्री डेज पुस्तक के लेखक हैं, सल्ट्री डेज को लिखा है, सल्ट्री डेज को किसने लिखा है, अनीता नायर ने, अनुजा चौहान ने, शोभा डे ने, या मेघना पंत ने। भैया शोभा डे एकदम से सही आंसर हो जाएगा। और शोभा डे की एक बुक और है स्पीड पोस्ट, जो खूब पूछी जाती है। स्पीड पोस्ट पुस्तक की लेखिका भी कौन है, शोभा डे है। मेघना पंत को जाना जाता है किसके लिए, इनकी एक किताब है बॉयज डोंट क्राई। क्या बोलोगे, बॉयज बॉयज डोंट क्राई, बॉयज डोंट क्राई, ये आपका किसकी बुक है, मेघना पंत की। अनुजा चौहान की किताब का नाम है द जोया फैक्टर। क्या, द जोया फैक्टर, एसएससी बहुत पूछती है इस बुक को, याद रख लेना, द जोया फैक्टर को। अनीता नायर की बात करें, इनकी बुक का नाम है द बेटर मैन। क्या बोलोगे, द बेटर मैन किसकी बुक है, तो वो आपका
अनिता नायर की है। कुछ किताबें पूछते हैं जो रिसेंट में बहुत चर्चित हुई और आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा ए लाइफ अपार्ट किसकी है, ए लाइफ अपार्ट किसकी बुक है, ए लाइफ अपार्ट, तो आप कहेंगे ये है भैया प्रभा खेतान जी की किताब। किसकी? प्रभा खेतान की, ए लाइफ अपार्ट। यहीं पर हम आपसे पूछेंगे अनलेडी लाइक किसकी बुक है, अन लेडी लाइक ये किसकी चर्चित किताब है, तो अनलेडी लाइक है राधिका वाज की बुक। किसकी है? राधिका वाज की बुक है अनलेडी लाइक। लव एट फेसबुक किसकी है? लव एट फेसबुक, लव एट फेसबुक ये किसकी बुक है? निकिता सिंह की बहुत चर्चित किताब है, निकिता सिंह की किताब है। किसकी है? निकिता सिंह की। ठीक है। पिंजर किताब बताओ किसकी है? पिंजर को किसने लिखा है? ये तो बहुत पुरानी किताब है, तो पिंजर है आपका अमृता प्रीतम की। इसके लिए तो इनको ज्ञानपीठ भी मिला था, अमृता प्रीतम की है, अमृता प्रीतम की। द बेंच पुस्तक बताओ किस महिला लेखिका की है? द बेंच बताएंगे जी। द बेंच पुस्तक किसकी है? तो द बेंच है आपका मेघना मर्केल की। किसकी? मेघना मर्केल की बुक है। किसकी है? मेघना मर्केल की बुक है। अब बुक्स पे सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता है एसएससी, याद रख लेना। ठीक है। लज्जा बताओ किसकी किताब है? लज्जा किसकी है? या फ्रेंच लवर पूछे आपसे, ये किसकी बुक है? तो फ्रेंच लवर ये है तस्लीमा नसरीन की। अच्छा बताएं जरा, तस्लीमा नसरीन किस देश की लेखिका हैं? तस्लीमा नसरीन साथी किस देश की लेखिका हैं? तो तस्लीमा नसरीन है आपका बांग्लादेश की लेखिका। कहाँ की हैं दोस्त? बांग्लादेश की लेखिका। भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया था? क्रिप्स प्रस्तावों के अंतर्गत किया गया था या कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था? तो आप बोलेंगे जी भैया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। मैं आपसे पूछूंगा जो साथी आपका कैबिनेट मिशन था वो भारत में कब आया? जो क्रिप्स मिशन था वो भारत में कब आया? तो क्रिप्स तो आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने। और कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन को याद रख लेना, ये साथी 24 मार्च 1946 को भारत आया था। 46 को क्या आया? ये इंडिया आया था। और इसकी रिपोर्ट किस डेट को आई थी बताएं? तो इसकी जो रिपोर्ट है कैबिनेट मिशन की कि भारतीयों का संविधान कैसे तैयार किया जाएगा, वो आई थी आपका 16 मई 1946। आप जानते ही हैं इसके तहत फिर आपका 389 सदस्य या 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक व्यक्ति इस तरह से इन्होंने किया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इसकी बात हम कल कर चुके, माउंटबेटन योजना की बात भी हम कर चुके। तो संविधान सभा हमारी साथी उसका गठन इस आधार पर हुआ। मुझे बताइए संविधान सभा की जो पहली बैठक है, बोलेंगे बोलेंगे संविधान सभा की जो पहली बैठक है, बहुत बढ़िया भैया, फर्स्ट इंडियन हिट हिट सेंचुरी इन T20 क्रिकेट, पहले भारतीय जिन्होंने किसी में T20 में सेंचुरी लगाई हो, तो वो तो सुरेश रैना है। दोस्त इन चीजों को तो आप सर्च कर लिया करो, यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछना है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नहीं पूछना है। उसके लिए आपके पास, आज आप पढ़े लिखे बच्चे, आपके पास इंटरनेट जैसी बहुत सारे साधन हैं आपके पास में। ओके, तो मुझे बताएं, आप बताएं पहली बैठक क्या बोलेंगे? खुद से प्रॉमिस करना भैया, मैं रिसर्च अपने आप कर लूंगा जो मुझे जानना होगा। तो पहली बैठक जो है, पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कौन अध्यक्ष चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को? तो पहले अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे बुजुर्ग थे। उसके बाद में 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष, तो ये कैसे थे यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। क्या नाम था उनका? अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। क्या बोलेंगे? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अगर मैं पूछूं पहले स्थायी अध्यक्ष किस डेट को चुने गए, तो मुझे बताएं फिर आपका 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? उस दिन राजेंद्र प्रसाद जी को आपका एक परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया। इसका स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है। एक आपको याद होगा नेहरू जी लेके आए थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था। तो उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन पेश हुआ था बताएं? आप याद रख लेना, उद्देश्य प्रस्ताव की डेट पूछी जाती है 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? नेहरू जी लेके आए थे आपका उद्देश्य प्रस्ताव। क्या? उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पेश किया गया था। लेकिन क्या पेश इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो साथी एक्सेप्ट हुआ था, वो एक्सेप्ट हुआ था आपका 22 जनवरी 1947 को। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ आपका, या कब उसको स्वीकार किया गया? तो याद रखना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को जो साथी एक्सेप्ट किया गया वो 22 जनवरी 1947 को किया गया। ठीक है।
फिर मुझे बताइए 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 1950 भी छोड़ो, 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था बोलो? 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था, ये सारे लोगों को बताना है कि इस दिन क्या हो गया था, हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। क्या हो गया था? संविधान बन के तैयार हो गया था। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस दिन से साथी आपका इनेक्ट हुआ, यानी लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी बोल दिया क्या मैंने? 26 जनवरी को, 26 नवंबर होगा ना, सॉरी 26 नवंबर होगा। 26 नवंबर, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भैया। 26 नवंबर 1949 को वो साथी क्या हुआ, रेडी हुआ था। क्या हुआ था? इस दिन संविधान यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस दिन तैयार हो गया था? कितना समय लगा था संविधान तैयार होने में? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? प्रोविंशियल जो साथी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, तो साथी ये मेजर कमेटी में से तो एक था आपका, जो मेजर कमेटीज थी आपका, तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो प्रांत की जो साथी आपका संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष थे आपका सरदार पटेल। क्या बोलोगे? सरदार पटेल। और साथ में जो सलाहकार समिति थी, जो एडवाइजरी कमेटी थी साथी, सलाहकार समिति, ठीक है, सलाहकार समिति के भी कौन थे? एडवाइजरी कमेटी के भी कौन थे? लिख लेना, एडवाइजरी कमेटी के भी कौन थे आपका? तो आप बोलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एडवाइजरी कमेटी के भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसमें 2 सब कमेटी और थी। एक तो थी आपका फंडामेंटल राइट्स के लिए, मूल अधिकारों के लिए जो सब कमेटी थी, फंडामेंटल राइट सब कमेटी, यानी कि आपका सब कमेटी बोले तो उप समिति, तो उसके अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। मूल अधिकारों के लिए जो उप समिति बनी थी, और साथ में जो साथी माइनॉरिटीज के लिए अर्थात अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए जो आपका उप समिति बनी थी, सब कमिटी फॉर माइनॉरिटीज, इसके कौन थे? तो मूल अधिकारों के लिए जो उप समिति बनी थी उसके थे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी थे। और साथ में आपका माइनॉरिटीज के लिए जो बनी थी उसके थे एच.सी. मुखर्जी, यानी अल्पसंख्यकों के लिए जो बनी थी उसके एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, अब मुझे बताओ जो साथी नियम समिति थी और संचालन समिति थी, नियम समिति का मतलब रूल ऑफ प्रोसीजर थी आपका, जो नियम समिति थी इसके हेड कौन थे? रूल ऑफ प्रोसीजर के, किसके? रूल ऑफ प्रोसीजर के कौन थे? और साथ में एक थी आपका संचालन समिति, संचालन बोले तो स्टीयरिंग कमेटी थी, जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसके चीफ कौन थे बताइए? जो स्टीयरिंग कमेटी थी आपका, क्या बोलोगे? जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसके चीफ कौन थे? तो स्टीयरिंग कमेटी इन दोनों के थे आपका राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, ये आपको याद रख लेना, राजेंद्र प्रसाद जी थे। अच्छा, संघ शक्ति के कौन थे? यूनियन पावर के, यूनियन पावर जो कमेटी थी, संघ शक्ति जो समिति, संघ शक्ति समिति के प्रमुख कौन थे? या आपका यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो थी, यानी कि संघ संविधान जो समिति थी, इसके प्रमुख कौन थे? तो इन दोनों के थे आपका नेहरू जी। क्या बोलेंगे? नेहरू जी, नेहरू जी थे, ये याद रख लेना। और एक थी आपका झंडा, झंडा जो तदर्थ समिति थी, एक झंडा तदर्थ या तदर्थ झंडा समिति, यानी कि एडहॉक कमेटी फॉर फ्लैग, एडहॉक कमेटी फॉर फ्लैग, इसके कौन थे आपका? तो इसके थे राजेंद्र प्रसाद जी। इसके अलावा और कोई कमेटी पूछी नहीं जाती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चित है। अच्छा, जो संविधान सभा थी उसके एडवाइजर कौन थे बताएंगे जी? जो साथी आपका संविधान सभा थी उसके एडवाइजर कौन थे? संविधान सभा के एडवाइजर कौन थे? के एडवाइजर अर्थात उसके सलाहकार कौन थे? तो उसके सलाहकार थे आपका B.N. राव। कौन थे? B.N. राव थे, B.N. राव, ये आपको पता होना चाहिए। और ऐसा मुझे बताओ, एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो विधानसभा में ऐसा कौन सा सदस्य था जो गैर कांग्रेसी था? आपका आंसर आना चाहिए, सोच समझ गए। गैर कांग्रेसी मेंबर कौन थे? नॉन कांग्रेसी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी? तो गैर कांग्रेसी थे आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो संविधान सभा में कुल महिला कितनी थी भैया? 15 थी। क्या बोलेंगे? अगर मैं पूछूं संविधान सभा में साथी आपका कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य बताएं जरा। तो कुल मेंबर थे इसमें आपका 389, कितना? 389 सदस्य था, जिसमें साथी आपका प्रोविंसेस से कितने आते थे? प्रोविंसेस से कितने थे, यानी कि प्रांतों से कितने थे? तो आप कहेंगे जो भैया प्रोविंसेस से उनकी संख्या थी 292। अच्छा, जो आपका प्रिंसली स्टेट से आते थे, देसी रियासतों से आते थे, प्रिंसली स्टेट से उनके नंबर कितना था? तो आप बोलेंगे 93। और जो साथी आपका संयुक्त, आपका क्या बोलेंगे, संयुक्त आयुक्त, जो मुख्य आयुक्त प्रांत थे, यानी चीफ कमिश्नरी, मुख्य आयुक्त यानी कि चीफ कमिश्नरी लिख लीजिए, जो चीफ कमिश्नरी से आते थे, चीफ कमिश्नरी से आते थे, उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या थी 4।
तो कुल सदस्य इस तरह से कितने थे हमारे, 389 मेंबर थे। लेकिन यहाँ पर याद रख लेना, अगर विभाजन के बाद की बात करें, जब पार्टीशन हो गया इंडिया का, तो विभाजन के बाद कितने सदस्य रह गए थे, तो विभाजन के बाद में रह गए थे आपका 299 सदस्य। कितने, 299 सदस्य हो गए थे, जिसमें आपका, क्योंकि अब यहाँ पर दो चीज़ें बची थी, एक तो ब्रिटिश प्रांत थे, तो ब्रिटिश प्रांतों से कितने लोग थे, तो ब्रिटिश प्रांतों से 229 थे, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे आपके, जो देसी रियासत थी, तो देसी रियासत से कितने थे, तो बचे हुए 70 यहीं से थे, यहीं से 70 यहीं से थे। अच्छा, कुल महिलाएं थी आपका 15। अब मुझे एक बात बताइए, तो विभाजन के बाद में कितनी महिलाएं पाकिस्तान की तरफ चली गई इसमें, और भारत की तरफ कितनी बची, तो महिलाएं भारत की तरफ बची 12 और 3 चली गई पाकिस्तान की तरफ। 3 कहाँ, पाकिस्तान की तरफ। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में लिखिए। जो प्रारूप समिति थी, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी, देखो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है साथी आपका, ये थी आपका 29 अगस्त 1947 को, और इसके हेड कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को बोलते हैं ना कि भारतीय संविधान के वो कौन है, जनक हैं, इसी ड्राफ्टिंग कमेटी की, क्योंकि सारा ड्राफ्ट उन्होंने बनाया एक समिति के साथ में। प्रारूप समिति, इसमें कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में, बता सकते हैं, तो आप कहेंगे इसमें टोटल 7 सदस्य थे। लेकिन पूछा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अलावा कितने सदस्य थे, तो आप कहेंगे 1 + 6, उनके अलावा 6 सदस्य थे। मैं आपसे कहूंगा कि आप उन 6 सदस्यों में से एक का नाम लिखें, तब हम कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। तो एक सदस्य, जैसे मुझे तो सिर्फ एक याद है उनमें से, एन गोपाल स्वामी अयंगर। अब आप बताएं दूसरा, ठीक है, आप अलग अलग नाम लिखें, कितने थे, देखते हैं कितने साथी बताएंगे। बीएल मित्र लिख रहे हैं एक दो, नहीं दोस्त, बीएल मित्र नहीं लिख सकते, बीएल मित्र आपको नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। बोलेंगे जी कितने दोस्त लिख सकते हैं, भैया माधवाचारी थे, बहुत बढ़िया, माधवाचारी एकदम से ठीक है, माधवाचारी एकदम से ठीक लिखा। के एम मुंशी ठीक लिखा है दीपिका जी ने, 3 हो गए, 3 हो गए। गोपाल स्वामी अयंगर लिखा है एक साथी ने, एकदम से ठीक है, 4 हो गए। कृष्णा माचारी लिखे हैं, हाँ जी एकदम से ठीक हो गए, कृष्णा माचारी भी सही है। मोहम्मद सादुल्ला हो गए, मोहम्मद सादुल्ला हो गए, बहुत बढ़िया। भैया खैतान जी, नहीं दोस्त, खैतान जी की डेथ हो गई थी, उनकी जगह तो आए टी कृष्णमाचारी, ऐसा नहीं, 6 हुए, अभी 7 रह गए। मोहम्मद सादुल्ला हमने बोल दिए हैं। 7वां आप बताएं, कौन साथी बताएगा, 7वां बताना। कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी, कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी भी थे भैया, अल्लादी थे, अब ठीक है। तो कितने सदस्य थे, 7। भारत का संविधान किस दिन पारित हुआ बताएंगे, तो ये पारित हुआ आपका, भारत का संविधान जो साथी आपका पास्ड हुआ, तो ये 26 नवंबर को हुआ, 26 नवंबर 1949 को। लागू किस दिन हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 1950 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। तो क्या बोलेंगे कालक्रम, तो सबसे पहले कौन सी घटना हो गई, तो 1946 वाली घटना हो गई, यानी कि आपका 4 हो गया। फिर बन जाएगा आपका क्या, 1 हो जाएगा, 4 1 2 3 बन जाएगा, 4 1 2 3 एकदम से सही हो जाए, ठीक है। मुझे बताओ साथी, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जो साथी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो आपका लास्ट मीटिंग हुई थी, तो अंतिम बैठक किस दिन हुई थी, तो अंतिम बैठक हुई है 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को हुई, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया, सूरत में सबसे पहले, क्या डचों ने किया, डचों ने, तो डचों ने सबसे पहले किया था 1602 में मसूलीपट्टनम में, एकदम से गलत है। अंग्रेजों ने क्या साथी आपका स्थापित किया था, आप कहेंगे हाँ जी भैया। देखो अंग्रेजों ने अपना जो पहला जो टेम्पररी फैक्ट्री बनाया था, पहला अस्थाई फैक्ट्री कहाँ पर बनाया था इन्होंने, पहली अस्थाई फैक्ट्री, फैक्ट्री में कोई उत्पादन नहीं करते थे, यहाँ ये अपना सामान रखते थे, तो पहली बनाई इन्होंने मसूलीपट्टनम में। कितने साथी बता सकते हैं मसूलीपट्टनम कहाँ पर स्थित है, तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने बनाई है आपका 1611 में। और सूरत में कब बनाई थी, तो क्या बोलेंगे, पहली जो स्थाई फैक्ट्री बनाई भैया, पहली जो स्थाई फैक्ट्री बनाई वो उन्होंने बनाई सूरत में, और सूरत में बनाई कब, 1613 में, 1613 में उसको स्थापित किया था, ठीक है। फ्रांसीसियों ने कब अपनी कंपनी की स्थापना की थी, पहली कंपनी जो बनी थी, पहला कारखाना, फ्रांसीसियों का पहला कारखाना कब बना था, तो फ्रांसीसियों का जो पहला कारखाना बना था वो बना था आपका 68 में, कहाँ पर बना था, वो सूरत में ही बना था, सूरत में ही। पुर्तगालियों का आप जानती हैं, कल मैं आपको बता चुका, ठीक है, आप बताएंगे। डेनिस लोगों का प्रथम कारखाना किस वर्ष बना था, जो डेनमार्क से आए थे, डेनिस का जो साथी प्रथम कारखाना बना था
प्रथम आपका जो कारखाना बना था वो कहाँ पर बना था? उनका बना था 1616 में। कहाँ पर? आपका ट्रैंकोबार या त्रावणकोर आप कह सकते हैं, त्रावणकोर आप कह सकते हैं, त्रावणकोर कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी कल बताओ कब स्थापित हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी साथी कब स्थापित हुई थी, किस वर्ष में? अकबर के समय पे सन 1600 में स्थापित हुई, हमने देखा। अब हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसने दी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दी थी आपका शाह आलम द्वितीय ने। कई साथी इसमें लिख देंगे आपका ऑप्शन है फर्रुखसियर। बच्चा फर्रुखसियर ने दिया है, फर्रुखसियर ने दिया उसको 1717 में दस्तक। दस्तक का मतलब होता है, दस्तक का मतलब होता है व्यापार में छूट। क्या बोलेंगे? उसने दी थी व्यापार में छूट, यानी कि उसने डिस्काउंट दे दिया उनको। क्या डिस्काउंट दिया था कि जो भैया बंगाल बिहार उड़ीसा वाला क्षेत्र है, बंगाल बिहार और उड़ीसा का जो एरिया है, उस बंगाल बिहार और उड़ीसा के एरिया में ये सिर्फ क्या बोलेंगे आपका 3000 रुपये देंगे एनुअली। एनुअली का मतलब क्या है? वार्षिक देंगे आपका। और सूरत में 10,000 रुपये में। तो ये तो दस्तक था, दस्तक का मतलब छूट है, उसने छूट नहीं पूछा, उसने दीवानी। दीवानी का मतलब था जो वहां से टैक्स वसूलेंगे, जो वहां से लगान लेंगे, जो टैक्स लेंगे, तो टैक्स लेने का अधिकार दिया था उनको शाह आलम द्वितीय ने। क्यों? क्योंकि देखो, आपका मुझे बताओ बक्सर का वॉर कब हुआ था? सबसे पहले तो मुझे बताओ प्लासी का वॉर कब हुआ था? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो प्लासी वॉर हुआ था, प्लासी वॉर हुआ था 1757 में। कहाँ पर हुआ था साथी? आपका बंगाल में हुआ था। कहाँ पर? बंगाल में हुआ था, हुगली नदी के किनारे हुआ था। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे हुआ था। और जब ये आपका 1757 में हुआ, तो 1757 में दो शक्तियां एक दूसरे के सामने आई यहाँ पर। एक तो था आपका कौन? सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? इसके खिलाफ था क्लाइव। इसमें जीत किसकी हुई थी? क्लाइव इसको क्या हो गया था? जीत गया था। तो कभी भी पूछे अंग्रेजी शासन की शुरुआत कौन सा वॉर है? अंग्रेजी शासन की शुरुआत, तो अंग्रेजी शासन की शुरुआत, कभी कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। इस बार भी आप एसएससी देंगे, पूछा जाएगा ये। तो अंग्रेजी शासन की शुरुआत यानी स्टार्टिंग ऑफ ब्रिटिश रूल बाय विच बैटल, तो आप बोलेंगे बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी के युद्ध के द्वारा शुरू हुआ। इसके बाद में अंग्रेज लड़ते हैं आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ बताओ? बक्सर का युद्ध साथी कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 22 से 23 अक्टूबर 1764 को। क्या बोलेंगे? 22 से 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर वो आपका जून में हुआ था। ठीक है, 1764। बक्सर कहाँ पर पड़ता है? तो बक्सर पड़ता है आपका बिहार में। क्या बोलेंगे? बिहार में पड़ता है। किस रिवर के किनारे ये वॉर हुआ था? गंगा नदी के किनारे हुआ था। और बक्सर में भी क्या हुआ आपका? दो शक्तियां आमने सामने आई। एक तो बक्सर में कौन था आपका? मीर कासिम, मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था। ठीक है। और वर्सेज में कौन था आपका? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था हेक्टर मुनरो। किसकी जीत हुई बताइए? तो हेक्टर मुनरो इसमें विजयी हुआ। और साथ में मीर कासिम के साथ में उसका साथ देने वाला व्यक्ति था अवध से, अवध का जो नवाब था उसका क्या नाम था? अवध का नवाब का क्या नाम था? तो उसका नाम था सुजा उद्दौला। तो सुजा उद्दौला भी हारा, इसीलिए तो उन्होंने सुजा उद्दौला से कहा, अभी बताएंगे क्या कहा। और साथ में जो मुगल सम्राट था, मुगल सम्राट, उसका क्या नाम है? वही है ये शाह आलम द्वितीय। तभी इसने दीवानी दी हार करके। तो मुगल सम्राट का क्या नाम था? शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। और इसने फिर क्या दिया? दीवानी प्रदान की। तो ये दीवानी क्या थी दरअसल में? यहाँ इन दोनों से संधियां हुई थी, जिनको बोलते हैं हम 12 और 16 अगस्त को। कौन सी संधियां हुई थी? इलाहाबाद की संधियां। कौन सी संधियां हुई? इलाहाबाद की संधि हुई। और इलाहाबाद की संधि में इनसे बोला गया, जैसे सुजाउद्दौला से कहा गया कि भाई तुम अपना कड़ा और इलाहाबाद का किला इसको दे दो शाह आलम को। और सुजाउद्दौला से मांगे उन्होंने 50 लाख रुपए दोगे तुम युद्ध के खर्चे के रूप में। और शाह आलम को बना लिया अपना पेंशनर। और पेंशन कितनी दी थी शाह आलम को बताएंगे? शाह आलम को कितनी एनुअल पेंशन देते थे अंग्रेज? 26 लाख रुपए। क्या बोलेंगे? 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपए। भैया आपका डेनिस लोगों का ट्रैंकोबार में होगा, 1616 में कंपनी बनी थी। हमने क्या 1616 लिखा? बिल्कुल ठीक है। तो कंपनी, अच्छा सॉरी, मैं कारखाना बताने वाला था आपको। देखो डेनिस लोग जो भारत में आते हैं अपनी कंपनी बनाकर 1616 में, और पहला कारखाना है, बहुत बढ़िया, एक बार क्लैपिंग कर दो बच्चे के लिए, 1620 में बनाई, 4 वर्षों के बाद में, एकदम से ठीक है। 1616 में उन्होंने अपना क्या बोलेंगे कंपनी खोली थी, और हमने प्रथम कंपनी, और उससे हमने उसको गलत लिखा। बहुत बढ़िया, थम्स अप करें जी भैया, हम इसको करेक्ट कर चुके हैं। ऐसी चीज़ों को माइनर फैक्ट हो, देखो साथी, कभी भी ऐसा फैक्ट हो तो आप उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करके उसको देख लेना, है ना।
तभी ऐसा होगा। इस वाक्य हम उसको क्लास में करेक्ट कर लेंगे, आप हमें बताएंगे इन फ्यूचर, जैसे याद आएगा कर लेंगे कि आई एम नॉट ऑल्सो ए रोबोट। गलती स्वाभाविक होती है कभी कभी। निम्न में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद। तो आप कहेंगे भैया फैजाबाद थी, फैजाबाद। और फैजाबाद से पूछा जाता है, फैजाबाद से लखनऊ किसने स्थानांतरित की थी? फैजाबाद से जो लखनऊ पहुंचाई थी वो पहुंचाई थी आपका आसफ उद्दौला ने। किसने? आसफ उद्दौला के द्वारा, आसफ उद्दौला ने इसको पहुंचाया था। ठीक है। अच्छा, अवध की हम बात करते हैं। अवध का संस्थापक कौन है बताएं जरा। अवध का जो साथी आपका फाउंडर था वो कौन था? अवध का जो संस्थापक था, आपको पता होना चाहिए, मोहम्मद शाह रंगीला के समय मुगल बहुत कमजोर थे, तो उस समय पे बहुत सारे राज्य जो है वो अलग हुए, तो इसको बोलते हैं सादत खान। कौन था? सादत खान बोले, या इसी को कहा जाता है बुरहान उल मुल्क। क्या बोलेंगे? बुरहान उल मुल्क इसी को कहा जाता है। अब आगे पूछेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है, और भी अन्य राज्य स्थापित हुए थे, तो कौन कौन से थे? उनके संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपसे पूछूंगा अवध के इस समय पर आपका अन्य, जैसे हैदराबाद स्वतंत्र हुआ था 1724 में, तो हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो निज़ाम उल मुल्क। निज़ाम उल मुल्क का दूसरा नाम क्या है जो एग्जाम में कभी कभी मिलता है? चिंगक्लिज खान। इसी का नाम क्या है? चिंगक्लिज खान है, चिंगक्लिज खान। इसने इसकी स्थापना की थी, चिंगक्लिज खान ने। अच्छा बताओ, कर्नाटक की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र राज्य कर्नाटक में किसने बनाया था? तो कर्नाटक में जो स्वतंत्र राज्य बनाया था साथी, वो बनाया था आपका सादत उल्ला खान ने। क्या बोलेंगे? सादत खान ने, सादत खान ने, सादत उल्ला खान, सादत उल्ला खान ने स्थापित किया था, सादत उल्ला खान ने। अच्छा मुझे बताओ, मैसूर में स्वतंत्र स्वराज्य की स्थापना किसने की थी? मैसूर में कौन व्यक्ति था? तो मैसूर में था आपका हैदर अली। क्या बोलेंगे? हैदर अली, हैदर अली था। भरतपुर में कौन था साथी आपका? भरतपुर में आपका, तो भरतपुर में थे 18वीं शताब्दी में चूड़ामन थे, और उनके साथ में थे बदन सिंह। कौन थे? चूड़ामन और बदन सिंह थे, बदन सिंह थे। क्या बोलोगे? चूड़ामन और आपका बदन सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? क्या बोलेंगे? सही सुमेलित नहीं है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, पहले तो मुझे बताओ अंग्रेजों और कर्नाटक के बीच में कितने युद्ध हुए थे? तो आपका 3 युद्ध हुए हैं। पहला हुआ 1746 से 48, दूसरा हुआ था आपका 1749 से 54 तक चला था, ठीक है, और तीसरा चला था 1756 से। क्या बोलेंगे? 1756 से चला, क्योंकि ये सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। 56 से 63, 3 युद्ध हुए हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का पूछ रहा है कि अंत जो है वो किस संधि से हुआ? क्या एक्सला सेपेल से हुआ था? हाँ जी। तो प्रथम में तो हुई थी एक्सला सेपेल संधि। कौन सी? एक्सला सेपेल संधि। और दूसरा जो कर्नाटक युद्ध है वो किससे खत्म हुआ था? दूसरा क्या? पांडिचेरी, यानी कि 1748 में हुई एक्सला सेपेल, और 1755 में 55 तक पहुंच गई थी ये पांडिचेरी की संधि। किसकी? पांडिचेरी की संधि, एकदम से ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, 1756 से 63 में जब तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ तो किस संधि से खत्म हुआ था? पहले आप इसका आंसर करें। तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि से खत्म हुआ था? तो तीसरा श्रीरंगपट्टनम। अरे नहीं यार, श्रीरंगपट्टनम कहाँ से आ गया? अच्छा आंसर आ गया क्या? सॉरी, तीसरा श्रीरंगपट्टनम वो तो आंग्ल मैसूर युद्ध है ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध, तो ये मद्रास की संधि से खत्म हुआ। अच्छा, अंग्रेजों और मैसूर के बीच में कितने युद्ध हुए? नायक बैच वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? थम्स अप करें जो नायक बैच से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उनका क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो बेटा उड़ा दूंगा। तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुए हैं, जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो सेकंड हुआ, थर्ड हुआ और आपका फोर्थ हुआ। तो पहला तो 1767 से 69, दूसरा एंगल मैसूर युद्ध हुआ आपका 1780 से 84, आज ही पढ़ाया था ये तो मैंने आपको। तीसरा क्या बोलेंगे? 1790 से 92, और चौथा 1799। तो पहले में जो संधि हुई थी क्या वो मद्रास की थी? हाँ जी, मद्रास की संधि हुई थी। दूसरे में जो हुई थी वो हुई थी मैंगलोर ट्रीटी। कौन सी? मैंगलोर ट्रीटी, जिन्होंने एक दूसरे को क्षेत्र वापस कर दिए। और तीसरे में हुई थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम में टीपू को क्या देना पड़ा था? श्रीरंगपट्टनम में टीपू को क्या देना पड़ा था बताओ? द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध। तो दूसरा किससे हुआ है? मंगलौर की संधि से, यानी यही गलत हो गया। तीसरे में हुई थी, यहाँ पर टीपू की डेथ हो गई थी। क्या हो गई थी? टीपू की डेथ हो गई थी, टीपू की डेथ। श्रीरंगपट्टनम संधि में क्या दिया था? अपना आधा राज्य दिया था, 3 करोड़ रुपए दिए थे। कितने? 3 करोड़ रुपए दिए, और आधा साम्राज्य दिया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को।
1756 से 63 इसी को बोलते हैं अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ये चारों आपको पता होना चाहिए, तीनों कर्नाटक युद्ध आपको पता होने चाहिए। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में लिखे। अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में कौन आएगा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है भारत में राज्यों की तरफ से, तो राजस्थान आ जाएगा पहले पर, तो राजस्थान आ जाएगा। और राजस्थान के बाद में कौन है आपका, मध्य प्रदेश आ जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद में कौन आ जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। और फिर आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र। तो 3 2 1 4 बन जाएगा, 3 2 1 4 बन जाएगा। देखो पहले चौथा महाराष्ट्र नहीं था, पहले था आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेलंगाना के निर्माण से पहले आंध्र प्रदेश राज्यों की दृष्टि में कौन से स्थान पर आता था, तो आप कहेंगे चौथे पर। लेकिन तेलंगाना कब बना था, तेलंगाना किस ईयर में बना बताओ, तेलंगाना तेलंगाना बन गया था आंध्र प्रदेश से कट करके 2 जून 2014 को। और तब से उसकी जगह पे क्या आ गया, 4th प्लेस पर आपका महाराष्ट्र आ गया। अच्छा मुझे बताओ सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है, सबसे छोटा जो क्षेत्रफल है, और बहुत पूछा जाता है कितना है, सबसे जो साथी आपका स्मॉल एरिया है, सबसे स्मॉल एरिया किसका है, वो भैया गोवा का है। और गोवा का कितना है, 3702 किलोमीटर स्क्वायर है, 3702 किलोमीटर स्क्वायर। सेकंड स्टेट कौन सा है इसमें, सेकंड कौन आता है सबसे छोटे में, तो सेकंड में आता है आपका 7096 किलोमीटर स्क्वायर का आपका वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर के साथ में आपका सिक्किम आता है, सिक्किम। और इसके बाद में थर्ड, क्योंकि इनका भी एक कॉलम पूछा जाता है, इसमें जो थर्ड आता है वो आता है त्रिपुरा, क्या आता है, त्रिपुरा। और त्रिपुरा का जो क्षेत्रफल है वो है 10,486 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे से भी आपको पता होना चाहिए 3, और ऊपर से भी 3 4 आपको पता होने चाहिए स्टेट्स में। ठीक है, आगे आएंगे। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, सबसे छोटा किसमें आपका केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, यानी कि आपका यूनियन टेरिटरी कौन सा है जो सबसे छोटा है, या दादरा और नागर हवेली है, या आपका चंडीगढ़ है, या लक्षद्वीप है, या दमन और दीव है। तो सबसे छोटा एरिया वाइज कौन सा है, तो वो है लक्षद्वीप, क्या बोलेंगे, लक्षद्वीप। क्योंकि लक्षद्वीप का एरिया है 32 किलोमीटर स्क्वायर, क्या बोलेंगे, 32 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा मुझे बताओ फिर सबसे बड़ा कौन है इसमें, यूटी, सबसे बड़ा जो साथी आपका यूनियन टेरिटरी या आपका केंद्र शासित प्रदेश है एरिया में, तो आप कहेंगे भैया लद्दाख का एरिया है। आप मैप में देख भी सकते हैं उसको, लद्दाख का क्षेत्र सबसे बड़ा है और उसका एरिया है 59,146 किलोमीटर स्क्वायर, इससे बड़ा कोई नहीं है। दूसरे नंबर पर कौन आ जाता है इसके बाद में, सेकंड पर आ जाता है आपका जम्मू कश्मीर। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो साथी 2 यूटी बनाए गए थे वो किस डेट को बनाए गए थे, तारीख लिखना उसकी। जम्मू, पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था आपका, एक विशेष राज्य था, और इन दोनों को यूटी कब बनाया गया था, तो आप बोलेंगे 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए यूटी बने थे, 2 नए यूटी बने। ऑप्शन ए और डी को देखिए, दादरा नागर हवेली, ए एंड डी, ऑप्शन ए एंड डी को देखिए, ऑप्शन ए एंड डी ये क्या हो गए, दोनों एक हो गए। किस डेट को एक हुए थे, दोनों एक हो गए। तो दोनों एक क्या बोलेंगे, दोनों एक किस डेट को हुए थे, तो आप बोलेंगे इसमें हुए थे 26 जनवरी 2020 को हुए थे, 26 जनवरी 2020 को हुए। ओके, कितने यूटी है टोटल हमारे देश में अभी वर्तमान में, तो 28 तो हमारे राज्य हैं और 8 है यूटी, 8 है यूटी। मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस यूटी का है, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो किस यूटी का है, तो आप बोलेंगे वो दिल्ली का है, और वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हम कर रहे हैं, पीडी। तो दिल्ली का कितना है भैया, तो दिल्ली का है आपका 11,300 व्यक्ति, क्या बोलेंगे 11,300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो याद रख लेना पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकाली जाती है, 1 किलोमीटर यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने पर्सन रहते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन है, वही क्या होता है, वही हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। अच्छा मुझे बताओ कौन सा राज्य है जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हम बात कर रहे हैं अभी तो यूटी का, अगर मैं पूछ लूँ स्टेट में किसका आएगा, तो स्टेट में आ जाएगा ये बिहार का, किसका, बिहार का, वहाँ पर है 1106 व्यक्ति। अगर मैं पूछूँ सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है भैया,
किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है? सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है? तो वो अरुणाचल का है। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। और अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है कि यहाँ पर तो भैया 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, मेघालय की सीमा मिलती है क्या? हाँ जी भैया। आपका त्रिपुरा, तो क्या बोलेंगे? आपका त्रिपुरा की सीमा, हाँ जी, तीन तरफ इसी से घिरा हुआ है। मणिपुर की सीमाएं इससे नहीं लगती हैं, मिजोरम की लगती है। क्या बोलोगे? मिजोरम की लगती है। असम की लगती है, असम की। अच्छा मैं पूछूं, बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा किस राज्य से लगती है? बांग्लादेश की सीमा पहले तो ये बताओ भारत से कितनी लगती है? बांग्लादेश का जो बॉर्डर है भारत से वो लगता है 4096.7 किलोमीटर स्क्वायर, या 0.6 भी, सॉरी किलोमीटर स्क्वायर क्यों है, किलोमीटर आएगा। तो बांग्लादेश की बॉर्डर लगती है इतनी, इससे बोलेंगे। और सबसे ज्यादा किससे लगती है इसकी सीमा? सबसे ज्यादा इसकी सीमा लगती है आपका वेस्ट बंगाल से। किससे? वेस्ट बंगाल से लगती है। कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि भारत से जो सीमा लगती है जिन जिन देशों की, उनको किलोमीटर में आप मुझे बता सकते हैं, यस और नो? जैसे मैं आपसे पूछूं बांग्लादेश से तो हो गया, तो क्या बोलते हैं? बचपन में MBA ये भारत के पड़ोसी देशों से लगने वाली सीमाओं का घटता हुआ क्रम है। तो बांग्लादेश से कितनी सीमा लगती है? 4096.6 किलोमीटर। PH4 चाइना से कितनी सीमा लगती है हमारी? 3488 किलोमीटर लगती है। पाकिस्तान से हमारी कितनी सीमा लगती है? तो 3323 किलोमीटर लगती है। नेपाल से कितनी सीमा लगती है? ये पूछे जाते हैं भैया सब, कितने किलोमीटर? 1751 किलोमीटर लगती है। म्यांमार से 1643 किलोमीटर लगती है, म्यांमार। भूटान से कितनी सीमा लगती है हमारी? 699 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम अफगानिस्तान से कितने किलोमीटर लगती है आपको बताना है। क्या बोलेंगे? अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान से लगती है आपका 106 किलोमीटर, तो सबसे कम लगती है। अब मेरा क्वेश्चन सुनिए, अफगानिस्तान किस भारतीय राज्य या कितने भारतीय राज्यों से सीमा बनाता है? परफेक्ट सा आंसर दे दो, परफेक्ट सा आंसर दे दो, परफेक्ट सा आंसर देखो फटाफट से। क्या पूछा है उसने? उसने पूछा है कि भारत की जो कितने राज्यों से अफगानिस्तान की सीमा लगती है, तो क्या बोलेंगे? जीरो लिखिए, जीरो लिखिए सब लोग। किसी राज्य से नहीं लगती है, सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है जिसका नाम लद्दाख है। क्या बोलेंगे? सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है जिसका नाम लद्दाख है। मुझे बताओ, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कितनी ट्रेन चलती हैं? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कितनी ट्रेन चलती है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन नहीं चलती है? ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इनके बीच में चलती हैं तीन ट्रेन। कौन सी तीन ट्रेन चलती हैं? मैत्री, बंधन और मिताली। मैत्री चलती है, बंधन चलती है, और आपका मिताली ट्रेन चलती है, मिताली। अच्छा मुझे बताएं साथी, आपका जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा समझौता हुआ था वो साथी कौन से संशोधन से हुआ था? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? भारतीय बांग्लादेश जो सीमा हस्तांतरण हुआ था सीमा के लिए, वो था आपका 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। एक आपको पता होना चाहिए, 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ही है आपका क्या? 3 बीघा कॉरिडोर। क्या बोलेंगे? 3 बीघा, 3 बीघा कॉरिडोर किस किस के बीच में है? तो 3 बीघा कॉरिडोर भी भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है, तो 1992 का आपका था, और फिर 2011 में उसको फिर से क्या बोलेंगे, उसको फिर से उसको अपडेट किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समझते हैं? दिल्ली के आसपास का क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहलाता है। अब मुझे फटाफट से बताएं, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एनसीआर किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बनाया गया? एनसीआर बनाया गया आपका 69वां संविधान संशोधन से। 69वां संविधान संशोधन साथी अगर मैं आपसे पूछ लूं किस वर्ष में हुआ था, तो आप बोलेंगे ये हुआ 1991 में। और एनसीआर का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और इसी में साथी आपका दिल्ली को बनाया गया यूटी। दिल्ली को क्या बनाया गया? दिल्ली को यूटी बनाया गया। किस अब आपका आर्टिकल में? तो आर्टिकल है आपका क्या बोलेंगे? 239 ए। क्या बोलेंगे? 239 ए। अब मुझे बताइए, जब दिल्ली को पहला यूटी बनाया गया था तो दिल्ली में कौन होते? एलजी होते, उपराज्यपाल होते। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से, कि आपका पूछा जाएगा दिल्ली के पहले उपराज्यपाल कौन थे, बताओ। या दिल्ली के पहले सीएम बता दो आप मुझे। दिल्ली के पहले
दिल्ली के पहले उपराज्यपाल यानी कि दिल्ली के पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर बोले या लेफ्टिनेंट गवर्नर बोले तो वो थे आपका क्या बोलेंगे? आदित्यनाथ झा। आदित्यनाथ झा। और दिल्ली के पहले सीएम कौन थे? दिल्ली के पहले सीएम तो वो हैं आपका मदन लाल खुराना 1993 के। ब्रह्म प्रकाश जी को नहीं गिना जाता है, वो आपका 1952 थे, तब से एनसीआर नहीं है। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलेंगे जी फटाफट से क्या कह रहे हैं सर? 16 के ऑप्शन देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 16 के क्या हुआ? 16 के ऑप्शन में बताएं, 16 के ऑप्शन में क्या हुआ? राजस्थान हो गया, पहले पर राजस्थान आ जाएगा, दूसरे पे मध्य प्रदेश आ जाएगा, ठीक है, तीसरे पर आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। और सॉरी 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 सॉरी, देखो ये गलत है भैया, गलत 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 गलत। हमने फिर इसको कैसे 3 2 1 4, हाँ ये हमारा इमेज ये रहा, नंबर गलत डाल दिया हमने। देखो एक बार, क्योंकि यूपी चौथे नंबर पर आएगा ना साथी, पहले पर ये हो गया, दूसरे पर ये महाराष्ट्र, तीसरे पर, और चौथे पर आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्या आ जाएगा? चौथे पर आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा। तो क्योंकि देखो उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो है 2,40,000, कितना? 2,40,000 वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो उसका एरिया 3,07,000 है। महाराष्ट्र का कितना है? 3,07,000 है। जैसे कि राजस्थान का सबसे ज़्यादा है। राजस्थान का एरिया कितने लोग बता सकते हैं? राजस्थान का एरिया कितना होगा? तो वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है ये? 3,42,000 में, लाख में है, लाख में, रियली सॉरी, 3 लाख में होगा। यहाँ पर आएंगे, वेरी गुड। क्या बोलेंगे? तो हमारा क्वेश्चन था एनसीआर में क्या शामिल नहीं है? एनसीआर में क्या शामिल नहीं है? हरियाणा का भाग शामिल है क्या एनसीआर में? आप कहेंगे हाँ जी भैया, हरियाणा के सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को जब बनाया गया 1985 में, ठीक है, एनसीआर में उसको घोषित किया गया, संवैधानिक दर्जा मिला उसको 1991 में। पंजाब का कोई भाग एनसीआर में नहीं आता। राजस्थान के आते हैं 2 जिले, अलवर भरतपुर आते हैं। यूपी के भी 8 जिले आते हैं, हरियाणा के भी आपका 14 जिले आते हैं, तो पंजाब का एरिया नहीं आता है। भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा नेशनलाइज्ड कॉमर्शियल बैंक है वो कौन सा है अभी प्रेजेंट में? तो क्या बोलेंगे भैया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किन 3 बैंकों को मिला के बनाया गया था बताएंगे जी? तो मुझे बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन सुनना मेरा, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना साथी किस वर्ष में की गई थी? तो आप कहेंगे बैंक ऑफ बंगाल बना था 1806 में। मैं आपसे पूछूं बैंक ऑफ बॉम्बे कब बना था? तो बैंक ऑफ बॉम्बे साथी बना था 1840 में। मैं आपसे पूछूं बैंक ऑफ मद्रास कब बना था? बैंक ऑफ मद्रास तो आप कहेंगे 1843 में। इन तीनों को मर्ज करके क्या बना दिया गया? तीनों को मर्ज कर दिया गया, और तीनों को मर्ज करके बनाया गया आपका इंपीरियल बैंक। कौन सा बैंक? इंपीरियल बैंक। तो मुझे बताओ इंपीरियल बैंक किस वर्ष में बना? तो इंपीरियल बैंक आपका बना था भैया आपका 27 जनवरी 1921 को। कब इंपीरियल बैंक बना? 27 जनवरी 1921 को। जिसके संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। इन तीनों को जो मर्ज किया गया, इंपीरियल बैंक के जो संस्थापक थे वो थे जॉन मेनार्ड कीन्स। क्या बोलोगे? जॉन मेनार्ड कीन्स, या जिनको हम जेएम कीन्स के नाम से जानते हैं, जेएम कीन्स के। 1955 में इसको क्या कर दिया गया? इसको नेशनलाइज कर दिया गया, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम रख दिया गया एसबीआई। एसबीआई किस दिन को? वो दिन कौन सा था ये आपको बताना, 1955 में। तो आप बोलेंगे 1 जुलाई 1955 था। और किस समिति की सिफारिश पर, किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर यह किया गया था साथी? तो याद रख लेना, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। किसकी? गोरेवाला समिति, यानी जो गोरेवाला कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशंस पर, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ गोरेवाला कमेटी। क्या बोलेंगे? सिफारिश पर, सिफारिश पर। अब मुझे बताएंगे एसबीआई के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो पहले अध्यक्ष बने थे। करंट अफेयर्स आपसे उम्मीद करूंगा कि रिसेंट में जो नई नियुक्तियां होंगी वो आपको पता होना चाहिए। एसबीआई के पहले अध्यक्ष बने थे आपका जॉन मथाई। कौन बने थे? जॉन मथाई बने थे। और वर्तमान में कौन है ये आपको बताने हैं। क्या बोलेंगे? अभी रिसेंट में हो सकता है कोई चेंज हुए हो, तो सेट्टी साहब अभी चेंज हुए हैं या नहीं, आप लिखें यस और नो। क्या बोलेंगे? जो एसबीआई के नए अध्यक्ष हैं सेट्टी साहब, वो अभी चेंज हो चुके हैं या नहीं, इसके बारे में आपको मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा नॉलेज। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? बोलेंगे अभी फटाफट से, बोलेंगे जी फटाफट से, फटाफट से आंसर करें। कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, जो रिजर्व बैंक नहीं करता है? या रिजर्व बैंक साथी नोट निर्गमन करता है,
बैंकों का बैंक है, वो सरकारी बैंक है, पब्लिक से जमा स्वीकार करता है। तो क्या बोलेंगे, नोट निर्गमन यानी कि नोट इशुएंस होता है, पब्लिक से जमा स्वीकार कर सकता है वो? आप कहेंगे नहीं भैया, नोट आपका क्या बोलेंगे, आपका जमा स्वीकार नहीं करता है। नोट निर्गमन करता है क्या आरबीआई? आप कहेंगे हाँ जी। तो नोट निर्गमन यानी कि नोट को जारी करता है, आरबीआई के साइन के द्वारा ही जारी होता है। लेकिन आप मुझे बताओ, 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है? 1 रुपए का जो नोट होता है, तो 1 रुपए का जो नोट है वो साथी आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यानी कि वित्त मंत्रालय द्वारा आपका जारी किया जाता है। और इस पे जो साइन होते हैं 1 रुपए के नोट पर, वो किसके होते हैं? 1 रुपए के साइन पर, नोट पर आपका साइन होते हैं वित्त सचिव के यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी के। तो मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे, भारत के पहले वित्त सचिव कौन थे और वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन हैं? तो क्या बोलेंगे, भारत के पहले वित्त सचिव कौन थे? भारत के जो पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे वो थे आपका पीसी भट्टाचार्य। कौन थे? पीसी भट्टाचार्य साहब थे। और अभी वर्तमान में कौन है आपका? सारे लोगों का आंसर आना चाहिए तभी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो अभी बंद कर देंगे। क्या बोलेंगे, वर्तमान में कौन बने हैं उनका नाम लिखें वर्तमान में। तो वर्तमान में है आपका अभी पिछले ही महीने अजय सेठ। क्या बोलोगे? अजय सेठ, अजय सेठ है आपका, ठीक है। और जितने भी बाकी नोट हैं उन सब पर किसके साइन होते हैं? बाकी पर। बाकी पर कौन साइन करेगा बताओ? बाकी पर साइन होते हैं आपका आरबीआई के गवर्नर के। किसके? आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के। ओके। आरबीआई मुझे बताओ साथी किस एक्ट से बना था? आरबीआई एक्ट किस ईयर में आया? तो आरबीआई एक्ट बताओ। आरबीआई जो साथी आपका एक्ट है वो आया था 1934 में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी बताओ? स्थापना हुई थी आरबीआई की 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई को साथी नेशनलाइज कब किया गया था? नेशनलाइज कब किया गया इसको, यानी इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 1949 में। मुझे बताओ आरबीआई के साथी आपका जो पहले गवर्नर थे उनका क्या नाम है? आरबीआई के पहले गवर्नर थे आपका ऑसबोर्न स्मिथ। क्या बोलोगे? ऑसबोर्न स्मिथ थे, ऑसबोर्न स्मिथ थे। और आरबीआई के अगर मैं आपसे पूछ लूं आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ऑसबोर्न स्मिथ तो विदेशी हैं, तो पहले भारतीय गवर्नर जो थे उनका नाम है आपका सीडी देशमुख। क्या नाम है? सीडी देशमुख। और आज़ाद भारत के पहले भी यही थे, ये भी पूछा जाए तो। अच्छा मुझे बताओ, जो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी तो उसके लिए कैपिटल कितना था, पूंजी कितनी थी? तो पूंजी उसके लिए थी आपका 5 करोड़ रुपए। क्या बोलेंगे? 5 करोड़ रुपए। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है इसका आपका साथी क्या बोलेंगे, हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। लेकिन पहले कहाँ होता था? तो याद रखना 1937 में, 1937 में कोलकाता से मुंबई लाया गया था। कहाँ से? कोलकाता से, कोलकाता से मुंबई लाया गया था, कोलकाता से मुंबई लाया गया था। मुझे बताओ आरबीआई की जो स्थापना हुई थी उसके लिए कौन सा आयोग जिम्मेदार है? कौन से कमीशन की वजह से उसकी स्थापना हुई? आयोग स्थापना के लिए तो आप बोलेंगे उसका नाम है हिल्टन यंग। क्या बोलोगे? हिल्टन यंग। क्या बोलोगे? हिल्टन यंग की रिपोर्ट पर, हिल्टन यंग की रिपोर्ट पर याद रखना। आरबीआई का लोगो देखा है तो उसमें कौन सा पेड़ है ये आपको बताना है। आरबीआई का जो साथी आपका लोगो है उसके लोगो में कौन सा ट्री है? तो क्या बोलेंगे? ताड़ का पेड़ है, पाल्म ट्री है। पाल्म ट्री यानी कि ताड़ का वृक्ष है। कौन सा? ताड़ वृक्ष है। और साथ में जानवर कौन सा है? जानवर है उसमें टाइगर। क्या बोलोगे? टाइगर अर्थात बाघ है उसमें। ये उसके लोगो में है। किसके में? उसके लोगो में स्थित है। जब नोट की बात आती है तो मुझे बताएं करेंसी नोट प्रेस जो है भारत में वो कितने हैं? करेंसी नोट प्रेस भारत में कितने हैं मैं आपसे जानना चाहूँ। ठीक है, तो आप बोलेंगे जो भारत में भैया करेंसी यानी कि जो नोट छापने वाले, करेंसी जो आपका प्रेस नोट है या नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस बोलेंगे। करेंसी नोट प्रेस है भारत में, वो किसी एक का नाम आप मुझे लिख दें तो आप कहेंगे भैया एक को हम जानते हैं, नासिक। नासिक कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। और ये पहली करेंसी है, पहली करेंसी नोट प्रेस है 1924 नहीं 26, 1926 में शुरू हुई थी। कब? 1926 में ये क्या हुई थी साथी आपका शुरू हुई थी 1926 में। तो सबसे पहली यही है, याद रखना पूछा जाएगा। इंडिया की पहली नोट प्रेस है, इंडिया की पहली नोट प्रेस है। अच्छा यहाँ पर दूसरी अगर हम बात करते हैं वो देवास है। देवास ये कहाँ पर है साथी आपका? जैसे नासिक महाराष्ट्र में है, देवास आपका साथी एमपी में स्थित है। कहाँ पर है? एमपी में। एक साथी आपका कहाँ पर है? मैसूर में, मैसूर में, मैसूर में। ठीक है, मैसूर कहाँ पर पड़ता है आपका? कर्नाटक में। और चौथी कहाँ पर है आपका? साल्बोनी।
और सालबोनी कहाँ पर है बताइए जरा, किस राज्य में पड़ता है? वेस्ट बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल। तो ये तो करेंसी नोट हो गए। और सिक्के जहाँ पर ढाले जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? सिक्के। तो सिक्के जहाँ पर ढाले जाते हैं उसको बोलते हैं मिंट, अर्थात आपका टकसाल कहा जाता है। तो भारत में टकसाल कितनी है? तो टकसाल भी भैया भारत में 4 है। और 4 टकसाल कौन कौन सी हैं? जैसे एक टकसाल है आपका हैदराबाद का टकसाल, जिनके अपने साइन भी होते हैं, हैदराबाद हो गया। एक टकसाल है नोएडा में, नोएडा में हो गई आपका। एक टकसाल है आपका मुंबई में, कहाँ पर? मुंबई में। एक टकसाल और है, हैदराबाद हो गई, नोएडा हो गई, मुंबई। चौथी कहाँ पर है? कलकत्ता में। कहाँ पर है? कलकत्ता में। क्या बोलेंगे? चौथी आपका कलकत्ता में स्थित है। ये भारत में सिक्के छापती है, सिक्के। सिक्के छापने का क्या मतलब, सॉरी, सिक्के छापे नहीं जाते, सिक्के ढाले जाते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं। भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी है कृषि के लिए? तो कृषि के लिए क्या कॉरपोरेशन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक नहीं भैया। आरआरबी है क्या कृषि क्षेत्र के लिए? आप कहेंगे नहीं, ये रूरल इलाके के लिए कि इसके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी जो है, आरआरबी के लिए साथी आपका एक्ट आया था, एक्ट आया था 1976 में। और आरबीआई की जो स्थापना, आरबीआई नहीं सॉरी, आरआरबी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्त आपका 1975 में, 1975। इसके लिए एक दिन पूरा क्लास लेके आएंगे, ओके, मतलब टॉपिक लेके आएंगे इसको। नाबार्ड, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सारे साथी फुल फॉर्म लिखें, नेशनल, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अर्थात किसके लिए हो गया? ग्रामीण विकास के लिए। रूरल डेवलपमेंट बोले तो ग्रामीण विकास के लिए। कब हुई थी नाबार्ड की स्थापना? नाबार्ड की स्थापना बताओ भैया कब हुई थी? 1982 में हुई। अगर मैं पूछूं इसके लिए एक्ट कब आया था, तो एक्ट आया था 1981 में। समिति बताओ कौन सी समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया? तो समिति थी आपका शिवरामन समिति। क्या बोलोगे? शिवरामन समिति, शिवरामन समिति। और आपसे कभी भी पूछे शिवरामन समिति की जो साथी आपका, इस समिति का जो गठन हुआ था, शिवरामन समिति का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1979 को। नाबार्ड की जब स्थापना हुई तो उसके लिए पूंजी कितनी थी इनिशियल? जो पूंजी अर्थात कैपिटल कितना था उसके पास में? तो उसके लिए कैपिटल था आपका 100 करोड़। पहले अध्यक्ष कौन थे नाबार्ड के? नाबार्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे? वर्तमान तुमको पता होना चाहिए। पहले अध्यक्ष थे इसके एम राम कृष्णैया। क्या बोलोगे? एम राम कृष्णैया थे। हेडक्वार्टर बताओ नाबार्ड का साथी, जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अच्छा, जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी ने देश को समर्पित कर दिया था नाबार्ड को। इंदिरा जी ने राष्ट्र को समर्पित कब किया था इसको? राष्ट्र को समर्पित, राष्ट्र को समर्पित कर दी, सॉरी, राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। तो वो कब किया था? तो इंदिरा गांधी जी ने इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। बना तो था ये कब आपका? 1982 में, 12 जुलाई को। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी? 12 जुलाई को, 12 जुलाई को हुई थी। और 5 नवंबर को राष्ट्र को समर्पित कर दिया था, 5 नवंबर 1982 को। ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी उस समय? 6th 5 ईयर प्लान था। कौन सा था? 6ठा 5 ईयर प्लान था। मुझे बताओ नाबार्ड में जो भारत सरकार की हिस्सेदारी होती है वो कितनी होती है? भारत सरकार की जो हिस्सेदारी होती है वो कितनी होती है? तो नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी होती है साथ ही आपका 99%, 99% होती है, ये आपको पता होना चाहिए। 99% कितना होगा भैया? अभी केवी साजी ही है। ठीक है, क्या बोलेंगे? तो आप सबने बताया वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं इसके, वर्तमान में अध्यक्ष ये आपको लिखने हैं इसमें अपने नोट्स में। क्या बोलेंगे? वर्तमान में अध्यक्ष केवी साजी, मेरे हिसाब से तो गोविंद राजुलू हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? इसको बोलते मनरेगा। क्या है ये? मनरेगा। मनरेगा का पुराना नाम क्या होता था? नरेगा। वो तब आपका राष्ट्रीय होता था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ये कब बना था आपका? तो ये 2005 का है। क्या बोलेंगे? 2005 का है। ठीक है, तो ये कब पारित हुआ था याद रख लेना, 7 सितंबर 2005 को, 2005 को ये साथी क्या हुआ था? पास हुआ था, अर्थात पारित हुआ था, पारित हुआ था। और अगर पूछे ये आपका लागू कब से हुआ था, तो लागू हुआ था ये आपका 2 फरवरी 2006 से, 2 फरवरी 2006 से। तब इसका नाम क्या होता था? तब इसका नाम होता था नरेगा, नरेगा। लेकिन इसका नाम कब बदला गया था? उसकी डेट बताओ। नाम इसका कर दिया गया मनरेगा, यानी महात्मा गांधी जी के नाम पर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। तो इसका नाम मनरेगा कब से हुआ था? तो मनरेगा इसका हुआ था नाम आपका, वो गांधी जी का जन्मदिन कब पड़ता है? 2 अक्टूबर को। क्या बोलेंगे? 2 अक्टूबर 2009 से। किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये संचालित होता है बताओ? कौन सी मंत्रालय है
जो मनरेगा कार्यक्रम को बढ़ा रहा है, तो वो है आपका क्या बोलेंगे, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय। किस मंत्रालय के अधीन है ये? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ये आता है। कितने दिन के रोजगार की गारंटी मिलती है? 100 दिन के साथी एम्प्लॉयमेंट की, यानी कि जो अनस्किल्ड है, जिसके पास में स्किल नहीं है, ठीक है, उसको 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है, रोजगार की गारंटी दी जाती है। जब इसको शुरुआत किया गया था 2 फरवरी 2006 को, तो कितने जिलों में इसको शुरू किया गया था, कौन बताएगा? इसको कितने जिलों में शुरू किया गया था? तो शुरुआत में इनिशियल स्टेज में साथी इसको 200 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था। कितने? 200 जिले में। सब लोग लिखें, 200 जिले में इसको शुरू किया गया था। और ये क्या है? भारत सरकार के रोजगार कार्यक्रम है। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, कब शुरू हुआ था बताओ? राष्ट्रीय ग्रामीण, फ्लैगशिप कार्यक्रम हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका, क्या बोलोगे? आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, अर्थात नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, एनआरएलएम प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 2011 में। मुझे बताओ पीएम रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? पीएम एम्प्लॉयमेंट स्कीम कब शुरू हुई थी? तो पीएम रोजगार योजना साथी हमारी शुरू हुई थी आपका कब? 1993 में। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई थी? पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, रोजगार प्रोत्साहन योजना, इसको बोलेंगे पीएम एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन स्कीम। ये कब शुरू हुई थी? तो 2016 में शुरू हुई थी। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी कि पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये 2008 का है। कब का है? 2008 का है। इस चारों बहुत इंपॉर्टेंट है रोजगार को देने के लिए, जैसे कि मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर की एसआई इकाई क्या है? बाहर को साथी एसआई यूनिट क्या है उसका? तो किलोग्राम में मेजर करेंगे? नहीं जी, बाहर को न्यूटन में मेजर किया जाता है बाहर को, क्योंकि ये क्या है? वेट। और किलोग्राम में किसको मेजर किया जाता है? फिर द्रव्यमान को, द्रव्यमान बोले तो मास को एम फॉर मास को मेजर किया जाता है। ग्राम में नहीं जी भैया। क्या बोलेंगे? समय का बताओ, टाइम का क्या होता है? टाइम का होता है आपका, समय का होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। मुझे बताओ लेंथ का, लंबाई का क्या होता है? तो लंबाई का होता है साथी आपका, क्या बोलेंगे? लंबाई का होता है भैया मीटर होता है। टेम्परेचर का बताओ, ताप का क्या होता है? ताप का होता है केल्विन। ताप का क्या होता है? केल्विन होता है। अच्छा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का बताओ, ज्योति तीव्रता का क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता का क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का होता है आपका कैंडेला। लाइट इंटेंसिटी हो गया आपका, ल्यूमिनस नहीं, इसको लाइट इंटेंसिटी बोल देंगे, लाइट इंटेंसिटी। विद्युत धारा का बोल दो, क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? विद्युत धारा का होता है आपका एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। और मुझे बताओ आप पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? किसका? पदार्थ की मात्रा का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में नापा जाता है? तो उसको मोल में नापा जाता है, मोल में। रेडियो एक्टिविटी का बताओ, रेडियो धर्मिता का क्या होता है? रेडियो धर्मिता का क्या होगा? रेडियो एक्टिविटी का, तो उसका होता है बैकुरल। क्या होता है? बैकुरल होता है। मुझे बताओ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का क्या होगा? विद्युत प्रतिरोध को, विद्युत प्रतिरोध का क्या हो जाएगा आपका? विद्युत प्रतिरोध का हो जाएगा ओम। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। विद्युत आवेश का बताओ, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का हो जाएगा कुलाम। क्या हो जाएगा? कुलाम हो जाएगा। और विद्युत लेंस का क्या हो जाएगा आपका? फिर हमको इन सबके नियम समझने हैं, ठीक है। लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है आपका, क्या बोलेंगे? लेंस की क्षमता, जो विद्युत लेंस को, उसको डायोप्टर में मापा जाता है। हमको ये सिद्धांत समझने, धीरे धीरे क्रम करके आगे, फिर कुलाम के नियम को भी समझेंगे आगे, ओम का नियम भी समझेंगे, फिर आपका फ्लेमिंग के लॉज भी समझेंगे। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? आपको स्टेप टू स्टेप चलना है, तभी हीरो बनोगे। एक दिन में हीरो बनने के मूड में कि नहीं, हमको तो डायरेक्ट जंप करके कुछ वैसा सीखना है तो कमाल हो जाए। ओके, फिर तो जिंदगी में कमाल हो जाए। सर सभी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं और मुझ पे आंसर नहीं बन रहे। अरे बहुत सारे इसमें तुक्का वाले होते हैं, अरे देख के लिख देते हैं, बहुत सारे एक दूसरे का आंसर देख के लिखते हैं। और बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी है। वो जैसे मैंने कहा ना, अभी आपको कमेंट नहीं करना है, अभी आपको जानना है मैं नहीं जानता। अगली बार जब ये कभी क्वेश्चन मेरी लाइफ में मेरे सामने आएगा तब मैं उसको करूंगा। उसके लिए मुझे रिवीजन और पढ़ने की जरूरत है, वो मैं करूंगा। खुद से ही प्रॉमिस करिए, अतिरिक्त बातें नहीं कि और सब कर पा रहे हैं। और क्या पागल हैं, बुद्धू हैं क्या वो सब? इतनी लंबी मेहनत उन्होंने की है। जो बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ भी क्वेश्चन रख दोगे टिप करके एकदम से कमेंट सेक्शन में दे देगा। उसकी प्रैक्टिस ही इतनी होगी, उसके नोट्स पहले से बहुत तैयार है, वो कई कई सेशन कर चुका है, और अभी तो बस वो देख लेता है। उससे अभी नहीं, आप भी पहुंचोगे उस स्टेज।
अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? कई साथी कह रहे हैं 3, कई कह रहे हैं 7, आपका 4, कई कह रहे हैं 5। तो क्या बोलेंगे? अब तक भैया 5 है। कौन कौन सी है? एक तो आपका सॉलिड हो गई, सॉलिड बोले तो एक तो आपका ठोस हो गई, एक आपका लिक्विड यानी कि द्रव हो गई, एक आपका साथी गैस हो गई। चौथी अवस्था कौन सी है? चौथी है आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मुझे बताएं भारत के कौन से बोस थे जिनके नाम पर इसको रखा गया? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्योंकि ये अवस्था जो है प्रयोगशाला में प्राप्त होती है और इसकी घोषणा की गई थी 1924 में। क्या बोलोगे? 1924 में इसकी घोषणा हुई। एसएससी सीजीएल में पूछा गया मेंस में 2023 आपका 2000 उसमें 2023 वाले में कि बीईसी की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1924 में। हमने तब भी बताया था सीजीएल के लिए सेशन में। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और इसके बाद में क्या आएगा आपका? इसके बाद में पांचवी अवस्था प्लाज्मा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुनना कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा है आपका? बताएंगे भी फटाफट से। दुनिया में कौन सा है आपका? ठोस, द्रव, गैस, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा। तो दुनिया में कौन सी अवस्था? क्या ठोस चीजें ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा है आपका प्लाज्मा। क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा है आपका प्लाज्मा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भैया वो राज्य के लिए होता है अलग अलग, अभी उसके लिए स्टेट करता है उसको अलग अलग घोषणा। ठीक है, बोलेंगे भी फटाफट से। बोलो भी फटाफट से। एक वित्त वर्ष के लिए हुआ वो। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हर्पेटोलॉजी बोला जाता है। हर्पेटोलॉजी होता है आपका उभयचरों का, एम्फीबियंस का। उभयचर जो एम्फीबियंस होते हैं यानी कि जो दल और थल दोनों पे चल सकते हैं, या रेप्टाइल्स जो सरीप सर्प होते हैं, क्या होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स। या एम्फीबियंस होते हैं, क्या होते हैं? एम्फीबियंस होते हैं, उनका स्टडी होता है। तो ये तो नहीं होगा। ऑप्थेल्मोलॉजी किसका है? ये आइज का है, आंखों का है। किसका है? आंखों का अध्ययन है आपका। एंथ्रोपोलॉजी ये क्या है? जो मानव क्रियाएं करता है, जो साथी आपका मानव विकास को समझाता है। क्या बोलेंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट को एंथ्रोपोलॉजी, मानव व्यवहार आदि की चीजें। ऑर्निथोलॉजी क्या है? ये पक्षियों का है आपका, पक्षियों का। मुझे बताना फटाफट से, साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? फटाफट से आंसर करते चले। साइटोलॉजी, ये तो आपका रीजनिंग में भी आ जाता है, इंग्लिश में भी इसको वोकैब पूछ लेता है। तो साइटोलॉजी किसका है? वो कोशिका का अध्ययन है, यानी कि स्टडी ऑफ सेल है। मुझे बताइए आप, इक्थियोलॉजी किसका है? इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी किसका अध्ययन है? इक्थियो में किसका अध्ययन करते हैं? तो यहाँ पे मछली का अध्ययन करते हैं। अब मुझे बताओ एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो एंटोमोलॉजी में होता है आपका किसका? कीटों का अध्ययन, कीटों का। वायरोलॉजी में किसका होता है? इंसेक्ट्स का हो गया। ठीक है, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? वायरोलॉजी में, तो वायरोलॉजी में होता है आपका वायरस का, अर्थात विषाणु का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी में बताओ किसका अध्ययन होता है? माइकोलॉजी में, तो माइकोलॉजी में होता है आपका कवक का, कवक का यानी कि फंगी का अध्ययन होता है। सोरोलॉजी में बताओ किसका अध्ययन होता है? सोरोलॉजी में, तो सोरोलॉजी में आपका, लॉजी नहीं लिख रहा हूं मैं, लॉजी आप लिख लेना। ठीक है, इसमें स्टडी ऑफ लिजार्ड्स होता है, छिपकली का अध्ययन होता है। किसका? छिपकली का। पैलेंटियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बताओ। पैलेंटियो, क्या बोलेंगे? नहीं, पैलेंटियो नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटो। पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? वो होता है आपका फॉजिल्स का। फॉजिल्स बोले तो जीवाश्म का अध्ययन होता है। और मुझे बताओ सरपेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सरपेंटो, सरपेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो वो स्नेक्स का होता है। स्नेक्स बोले तो सर्पों का। अर्कनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? अर्कनो, अर्कनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो अर्कनोलॉजी में होता है आपका मकड़ी का। मकड़ी बोले तो स्पाइडर का अध्ययन होता है। साइनोलॉजी में आप बताएंगे सारे लोग। साइनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें कुत्तों का अध्ययन होता है। किसका? कुत्तों का अध्ययन होता है, कुत्तों का। एक मुझे बताओ, जो पशु व्यवहार का अध्ययन होता है वो किस में होता है? तो पशु व्यवहार होता है आपका इथोलॉजी में। किसमें? इथोलॉजी में होता है आपका पशु व्यवहार। क्या बोलेंगे? पशु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें? आपका इथोलॉजी में, इथोलॉजी में। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। केंद्रक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, सेंट्रोसोम को, या लाइसोसोम को? भैया लाइसोसोम का। इसका पीएच वैल्यू जब बिगड़ जाता है तब ये दिक्कत करता है, क्योंकि इसका पीएच होता है क्या आपका? 4.5 से 5 तक इसका पीएच मान होता है। पीएच एक दिन एक क्लास लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आपका? पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलेंगे इसको? पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं? जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछें, मुझे बताओ कोशिका की खोज किसने की थी? फटाफट से बताओ। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज, तो क्या बोलेंगे?
1665 में ये की थी आपका रॉबर्ट हुक ने। कैसी कोशिका थी? लिविंग और डेड, रॉबर्ट हुक ने। तो इसने जीती थी आपका जो इसने खोज की थी वो थी आपका एक जीवित कोशिका। क्या? जीवित कोशिका। और मृत कोशिका, अगर मैं आपसे पूछूं डेड सेल, यानी कि डेड सेल जो मृत कोशिका थी उसको 1674 में खोजा गया। किसके द्वारा? एंटोनी ल्यूवेन हॉक के द्वारा। क्या बोलेंगे? ल्यूवेन हॉक ने मृत कोशिका की खोज की, ल्यूवेन हॉक ने। अच्छा, कोशिका का जो साथी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ सेल, कोशिका में जो केंद्रक होता है उस केंद्रक की खोज किसने की और किस वर्ष की? अब देखो, एसएससी के लिए खोज महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, अब वो पूछता है उसका किस वर्ष में हुआ। कभी भी आप देखना, रॉबर्ट ब्राउन। अब उसे मतलब नहीं है कि भैया आपका कि जैसे आपसे पूछ लेगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की, नहीं, उसे पूछो प्रोटॉन की खोज किस वर्ष में हुई, प्रोटॉन की खोज किस वर्ष में हुई, ये आपसे पूछा जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यहां तक याद रखेंगे इस बात को। सॉरी, क्या बोलेंगे यहाँ पर? रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। केंद्र की खोज किस वर्ष में की है? आपका 1831 में की है। अब मुझे बताओ आप, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? फटाफट से आंसर करें। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है आपका राइबोसोम को। किसको? राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। अब यहां पर पूछेंगे आपका जो पोस्ट ऑफिस, क्या बोलेंगे आपका? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कोशिका का पोस्ट ऑफिस किसको कहा जाता है? कोशिका का पोस्ट ऑफिस, कोशिका का डाकखाना, डाकखाना या फिर पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? तो वो बोलते हैं गोल्जी बॉडी को। किसको? गोल्जी बॉडी को कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। आपसे पूछेगा जो कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है, कोशिका का जो आपका कंट्रोल हाउस होता है, कंट्रोल हाउस ऑफ सेल, ये कौन सा होता है? तो उसको बोलते हैं आपका न्यूक्लियस होता है, अर्थात केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? केंद्रक होता है, बोलेंगे भी फटाफट से। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। भैया इसमें आपने उल्टा लिख दिया है। क्या उल्टा हो गया बताएं जरा? कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक, सबसे पहले साथी मृत कोशिका खोजी गई जो कार्क में खोजी थी रॉबर्ट हुक ने, बोतल में कार्क में खोजी गई थी। वो तो कार्क में वो मृत थी, वो डेड सेल थी। और ये क्या थी? आपका ल्यूवेन हॉक ने जो जीती आपका खोजी थी वो एक लिविंग सेल था, लिविंग, ये डेड सेल था जो बोतल के ढक्कन पर उसको मिला था। ठीक है, एक कार्क में, ढक्कन के ऊपर होता है ना कार्क लगाया जाता है, उससे ऊपर। एक बार थम्स अप करें, एक बार थम्स अप करें जी भैया, इसको करेक्ट कर चुके हैं। तब हम आगे बढ़ेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, कोई दिक्कत? T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसको दिया गया? T20 हमने जीता, तो मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा था भैया? जसप्रीत बुमराह रहे थे, जसप्रीत बुमराह। मैन ऑफ द मैच फाइनल में कौन रहा था? मैन ऑफ द मैच इसमें फाइनल में कौन रहा था? फाइनल में, और किस देश को हमने हराया था? तो याद रखना 76 बनाए थे चीकू भाई ने, अर्थात विराट कोहली ने। इसमें कितने रन बनाए थे? कितने रन बनाए थे? आपका 76 रन बनाए थे, तो आपका 76 रन बनाए थे। अब मुझे बताओ, इसका जो फाइनल हुआ था ये किस किस के बीच में हुआ था? अपने प्यारे देश भारत और भारत वर्सेज कौन से देश को हमने इसमें हराया था? साउथ अफ्रीका। कितने रनों से हराया था भैया बताओ? साउथ अफ्रीका को हमने कितने रन से हराया था? 7 रन से हराया था, 7 रन से। ठीक है, और ये आपको याद होगा पहला T20 जो वर्ल्ड कप हमने जीता था उसमें हमने पाकिस्तान को 2007 में 5 रन से हराया था। अब मुझे बताओ यहाँ पर आप कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, किस देश में हुआ था आयोजन? तो इसका आयोजन हुआ था साथी आपका यूएसए और वेस्ट इंडीज में, वेस्ट इंडीज में। ठीक है, यूएसए और वेस्ट इंडीज में। और फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था इसका? इसका जो फाइनल मैच हुआ था वो हुआ था किंगस्टन में। कहाँ पर? किंगस्टन में हुआ था, जो कि वेस्ट इंडीज में स्थित है। कहाँ पर है? वेस्ट इंडीज में स्थित है। आप सबको पता होना चाहिए। इसी बार हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है 2025 में। किस देश को हराया हमने फाइनल में बताओ? तो चैंपियंस ट्रॉफी भी आपको पता होना चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी भी आपको पता होना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, और रोहित शर्मा जी कप्तानी में दोनों ट्रॉफी आई हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो आपका 2025 में किसको, तो किस किस के बीच में हुआ था? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुकाबला था। न्यूजीलैंड के बीच में क्या था? फाइनल था। अब मुझे बताओगे मैन ऑफ द मैच कौन रहा था फाइनल में? मैन ऑफ द मैच रहे थे इसमें रोहित शर्मा, और उन्होंने भी इतने ही रन बनाए थे ना,
कितने रन बनाए थे मुझे अभी याद नहीं, शायद 76 ही रन थे। रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच। इसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा था? तो मैन ऑफ द सीरीज इसमें रहा था आपका रचिन रविंद्र, जो कि कहाँ का? न्यूजीलैंड का। रचिन रविंद्र आपका, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? इसको हेल्ड किस देश में किया गया था आपका? कहाँ पर आयोजन था इसका? तो पाकिस्तान और यूएई में इसका आयोजन था, यूएई में, ठीक है, यूएई में। बस ये हमको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका फाइन, मैन ऑफ द मैच हो गया, मैन ऑफ द सीरीज हो गया, आपका आयोजन हो गया, और विजेता। विजेता कौन है इसमें? तो विजेता आपको पता ही होना चाहिए, इंडिया विजेता है, और यहाँ पर भी भारत विजेता है। ओके, ये हमको पता होना चाहिए। ओके, आएंगे नेक्स्ट। 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2025 में आपको पता होना चाहिए कि ये गणतंत्र दिवस पर प्रत्येक वर्ष कब दिए जाते हैं? 26 जनवरी को ये दिए जाते हैं, 26 जनवरी को ये दिए जाते हैं। तो कुल पुरस्कार कितने दिए गए? कुल तो दिए गए 139। कुल कितने दिए गए? 139। कौन देता है पद्म पुरस्कार? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति देते हैं। तो पद्म विभूषण कितने रहे आपका? 7 तो इसमें पद्म विभूषण थे। पद्म विभूषण कितने थे? 7 थे। पद्म भूषण जो कि आपका तीसरे नंबर का है, उनकी संख्या थी 19। और पद्मश्री की बात करें तो वो थे आपका, सॉरी, पद्मश्री की अगर हम बात करते हैं तो पद्मश्री थे 113। 113 तो कितना हो जाएगा? 139 हो जाएगा, एकदम से ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, जो साथी पद्म विभूषण मिले उनमें से कोई एक नाम आप जानते हैं? पद्म विभूषण, क्योंकि याद रखना एसएससी तो पद्म विभूषण को ही पूछेगी। कुमुदनी लखिया, कुमुदनी लखिया किस आपका डांस से संबंधित है? कुमुदनी लखिया भैया ये आपका कथक से संबंधित है। किससे? कथक। कहाँ पे बताया था कथक मैंने आपको? यूपी का। शारदा सिन्हा ये इस बार एक्सपायर हो गई, और इनको मिला था पद्म विभूषण। किस लिए जानी जाती हैं ये साथी? क्योंकि जो छठी मैया के गीत है उनको गाती थी, छठी मैया के। तो ये क्या बोलेंगे? एक प्रमुख छठ गायिका है, एक प्रमुख छठ गायिका है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनको ही क्या टाइटल दिया गया है? बिहार कोकिला का। बिहार कोकिला किसको बोलते हैं? अच्छा, स्वर कोकिला फिर मैं आपसे पूछूं तो शारदा सिन्हा जी बिहार कोकिला हैं, और साथ में इनका जब कोई रिसेंट में निधन हो, बहुत चर्चित नाम हो जाए, तो उनका पद्मश्री जरूर याद रखा करो। पद्मश्री इनको कब मिला था आपका? 1991 में मिला था। प्रमुख पद्म भूषण की अगर हम बात करें, पद्म भूषण में सबसे चर्चित नाम कौन से रहे? पद्म विभूषण तो ये दो मत भूलना, पद्म भूषण में मत भूलना जतिन गोस्वामी को। जतिन गोस्वामी, जतिन गोस्वामी का संबंध किससे है? इनको इस वर्ष में पद्म भूषण मिला। जतिन गोस्वामी है आपका सत्रिया नृत्य से। किससे? सत्रिया कहाँ का डांस है भैया? असम का डांस है। कहाँ का? असम का। इसमें याद रख लेना एक आपका शोभना चंद्र कुमार को। किसको? शोभना चंद्र कुमार को। इनको साथी किसके लिए? भरतनाट्यम के लिए। ऐसे ही नाम होते हैं जो एग्जाम में आते हैं भैया। इनमें से शोभना चंद्र कुमार का संबंध किस डांस से है? क्योंकि रिसेंट में वो बहुत चर्चित हो गए। इसमें याद रखना पंकज उदास। पंकज उदास का संबंध किससे है? तो पंकज उदास हैं साथी एक गजल गायक। क्या है? गजल गायक हैं। जैसे गजल गायक हैं आपका कौन? आपका बताओ गजल गायक कौन है? जो जगजीत सिंह है, उनकी एक आपका वो है, बोलेंगे भी फटाफट से, क्या बोलेंगे? चौथी अवस्था भैया प्लाज्मा होगा। हाँ, वो 5 अवस्थाएं मैंने क्रम से नहीं बताई हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि 5वीं अवस्था प्लाज्मा होगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। चौथी अवस्था प्लाज्मा, 5वीं अवस्था आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, एकदम से ठीक है। हम वो क्रम नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं 5 कौन कौन सी हैं। तो ये याद रखेंगे। पंकज उदास एक है आपका। मुझे बताओ फटाफट से, जो आपका जगजीत सिंह है उन्होंने लिखा हुआ है। और देखो कभी भी एसएससी अगर संगीत से क्वेश्चन पूछ लेगी, किसी म्यूजिक एल्बम का गाना पूछ लेगी आपसे, या आपसे कभी भी किसी गाने का नाम लिख करके बॉलीवुड में, तो आप एसएससी पे ऐतराज नहीं करोगे, क्योंकि एसएससी ने अपने सिलेबस में दे रखा है संगीत यानी म्यूजिक। साफ शब्दों में क्या वो एसएससी पूछती है म्यूजिक से क्वेश्चन। तो कोई भी पूछे, वो आपका किसी का भी गाना पूछेगी तो वो पूछ सकती है, उसके लिए वो स्वतंत्र है, ठीक है। पर आप उसके लिए ऐसा नहीं भैया गाने पूछती है, तो क्योंकि वो उन्होंने दिया हुआ है। पंकज उदास हो गए। अच्छा, पद्मश्री मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ कुछ पद्मश्री जो इंपॉर्टेंट है, किसको किस क्षेत्र के लिए मिला? आर अश्विन को मिला। बताओ आर अश्विन किस क्षेत्र से संबंधित है? आर अश्विन याद रखना भैया, किस क्रिकेटर को मिला इस बार पद्मश्री? आर अश्विन को मिला। अरिजीत सिंह कौन है बताओ? अरिजीत सिंह। अब देश में पद्मश्री मिला हुआ है, तो इनके किसी गाने की लिरिक्स पूछ लेगा कल से आपसे दे करके, क्या बोलेंगे? ये आपका गायक है, गायक हैं, ठीक है। एक साथी आपका नाम रहे इसमें गुरुवयूर दोराई। क्या बोलोगे? गुरुवयूर दोराई, क्योंकि ये बजाते हैं आपका मृदंगम। किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंध है ये? मृदंग से संबंधित है, मृदंग से। एक भरत गुप्त को इस बार आपका पद्मश्री दिया गया, और भरत गुप्त चर्चित हैं आपका किसके लिए? सितार के लिए, सितार के लिए, ठीक है। एक थे आपका क्या बोलेंगे इसमें? रणेंद्र भानु, रणेंद्र भानु मजूमदार, रणेंद्र भानु मजूमदार। और साथ में आपका तेजेंद्र नारायण मजूमदार। क्या बोलोगे?
तेजेंद्र मजूमदार, क्या बोलोगे, तेजेंद्र मजूमदार, इन दोनों को दिया गया है बांसुरी के लिए। ऐसे याद रखना, मजदूर लोग बांसुरी का काम अक्सर करते रहते हैं, बांस का काम, ठीक है। तो ये बांसुरी से संबंधित है, किससे, बांसुरी से इनका संबंधित है। अब एक नाम मैं ऐसा लेने जा रहा हूं जिसको मैं क्लास की तरफ से आंसर चाहूंगा कि दुर्गा चरण रणवीर को, इनको भी पद्मश्री मिला। तो चरण कौन से बताओ डांसर है, मैंने आपको स्टैटिक जीके की क्लासेस में हमेशा बताया है, चरण रूट वर्ड किस डांसर्स के लिए, बताओ। दुर्गा चरण रणवीर जो हैं इनका संबंध किस डांस से है, तो ये क्या है, ओडिसी के नर्तक हैं। किसके हैं, ओडिसी के, भैया ये ओडिसी के नर्तक हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ओडिसी के नर्तक हैं। तो एक नाम ये हो गया, और एक नाम रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट, महावीर नायक। महावीर नायक इतने याद रखना इस बार की लिस्ट से, और कोई याद करने की जरूरत नहीं। महावीर नायक हैं राग गायन, ऐसा नहीं कि आप भैया 139 को याद करने लग जाओ, नहीं। राग नायक कौन है, आपका जो राग गाते हैं महावीर नायक हैं, ये वो इतने चर्चित हैं, सबसे ज्यादा चांसेस इनके रहेंगे, दो सबसे ज्यादा चांस। नेक्स्ट एंड लास्ट है, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर, एक चीज के लिए मेरे पास कॉन्फिडेंस भेजो, जैसे मैं लिखता हूँ तो मेरी उंगलियों में गड्ढे हो जाते हैं पूरे दिन में लिखते लिखते, बहुत चीजें लिखता हूँ मैं आपके लिए, दिन भी रात भी, और भी अन्य चीजें जो लिखने लायक हैं, तो आप मेरे साथ लिख लेते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसका एहसास मुझे कराओ। जी भैया, जितनी देर में आप लिखोगे, इस पेन से लिखना बहुत कठिन है, अगर इतनी देर में मैं लिखता हूँ तो इतनी देर में आप भी आसानी से लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि उस पेन पर आपका भी हाथ बैठा हो। हाँ, कष्ट तो होगा आपको भी, लेकिन दोस्त बिना कष्ट के कोई मजा नहीं है। देखो, संघर्ष इसी को कहते हैं, हम जब मेहनत करते हैं तभी जो चीजें हैं ना हमारी आगे चल करके हमको सुख प्रदान करेंगी, अगर हमने पिछले में उस चीज को प्राप्त करने के लिए मेहनत की है। हम सब करके, जी भैया, हम मेहनत करते रहेंगे और हम अपनी मेहनत से चीज़ों को हासिल करेंगे। ऐसा नहीं कि हमको आरामदायक स्थिति पर कुछ आरामदायक स्थिति में ऐसे ही हमको कुछ मिल जाएगा, कंफर्ट जोन, मिलता भी नहीं है। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया, भैया एमपी गवर्नमेंट ने। मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है वर्तमान में, बताओ। सीएम है यहाँ के मोहन यादव जी। कौन है, मोहन यादव जी यहाँ के सीएम हैं। और साथ ही मुझे बताओ यहाँ के आपका गवर्नर कौन है, यानी कि यहाँ के राज्यपाल कौन है। तो राज्यपाल कौन है यहाँ के, मंगू भाई पटेल हैं। कौन है, मंगू भाई पटेल यहाँ के आपका क्या बोलेंगे, मंगू भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। इनके नाम पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर, अभी 14 अप्रैल को, क्या बोलेंगे, 14 अप्रैल को इनकी जो 134वीं जयंती थी उस पर यह किया गया था, ठीक है। और एक मुझे बताओ, अभी बहुत चर्चित रहा 107वां जो नेशनल पार्क भारत में घोषित किया गया है वो कौन सा है। 107वां नेशनल पार्क अभी घोषित किया गया है सिमलीपाल को, उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ पर है बताएं, सिमलीपाल पड़ता है आपका उड़ीसा में। याद है ना दोस्त, नेशनल पार्क भीतरकनिका, नंदकानन, ये सब उड़ीसा के हैं, ठीक है, उड़ीसा के हैं आपका। आज के होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। एमपी का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, और ये होमवर्क रहेगा। और होमवर्क मेरी तरफ से ये समझिए कि मेरे लिए आपकी, मेरी तरफ से आपको गुरु दक्षिणा है। जो साथी मैंने आपसे कह रखा है कि मैं अपना जीएस का कभी पेड कोर्स नहीं लेके आऊँगा, मैं कभी नहीं लेके आऊँगा उसको, ठीक है। मैं अपना कभी कोई सेपरेट बैच नहीं लेके आऊँगा, अपने सेपरेट कभी नहीं, किसी सब्जेक्ट का नहीं लेके आया। तो अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, तो इस बात के लिए मेरे लिए आप लोगों की गुरु दक्षिणा यही है कि मैं जब आपको किसी चीज़ के लिए मेहनत करने के लिए प्रेरित करूँ तो आप अपना जी जान लगा देना, आप संघर्ष कर देना, ठीक है। तो एमपी का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये साथी किसी पेड कोर्स से कहीं ज़्यादा बेहतर है। आप 30 क्लासेस करोगे, आप कहोगे कि अन्य सब कुछ जो है वो फीका है, स्पेशल ये है। तो एमपी का पहला राष्ट्रीय उद्यान आप लिखना। होमवर्क आपकी तरफ से गुरु दक्षिणा है, होमवर्क आपने लिख दिया, आपने खुद को डेडिकेशन के साथ में आगे बढ़ा लिया, तो मैं ये समझूंगा मुझे मेरी फीस मिल चुकी है। और वो छात्र वर्ग जिस क्रांति के लिए हम बढ़े थे वो हम कर चुके हैं, और वो रिवॉल्यूशन आ रहा है, धीरे 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 वो गाँवों तक पहुँच रहा है। जब गाँवों के बारे में किसी ने नहीं सोचा, जब बहुत महंगी फीस, बहुत सारे आपका प्लेटफॉर्म रखा करते थे, तब हमने एक छोटी सी फीस के साथ में गाँवों तक, ऐसा नहीं था कि हमने किसी छोटी सी फीस में सिर्फ जीएस को लॉन्च कर दिया, नहीं, ऑल ओवर पूरी भर्ती की तैयारी एक छोटी सी, जो अब पूरे भारतवर्ष में किसी ने नहीं किया। हाँ, हमसे पहले कुछ लोगों ने ये तो किया था कि किसी एक कोर्स को, जैसे मान के चलो मैथ का कोर्स किसी ने बहुत सस्ता, या रीजनिंग का कोर्स सेपरेट किसी ने बहुत सस्ता, या जीएस का कोर्स किसी ने बहुत सस्ता, तो हम बहुत सस्ते कोर्सेज लेके आए थे कि हम एजुकेशन को वहाँ तक भी पहुँचे, वहाँ तक भी पहुँचाएँ जहाँ तक आपका एजुकेशन का पहुँचना संभव नहीं था, उन झोपड़ियों तक, साथ ही उन आपका
जो जितने भी मतलब नुक्कड़ आपका गांव जो पिछड़ी से पिछड़ी स्थिति में, वहाँ एजुकेशन पहुँचे, वही ड्रीम है। और आप उम्मीद करूंगा कि एक दिन उस कोने से सिलेक्शन लेकर के आएंगे। और जब छात्र कहते हैं जी मैं अपने आसपास के गाँव में पहली सरकारी नौकरी लगने वाला छात्र हूँ, तो वो बेहद खुशी पहुँचाने वाला पल होता है। और उसमें हमको ये लगता है कि जिस चीज़ के लिए हम चले थे हम उसको हासिल कर रहे हैं। उसी में से आप भी एक साधक होंगे साथी, और आप भी खुद को सिद्ध करके दिखाएंगे। और अगर आप सच में मेहनती हैं और सच में ईमानदार हैं, लेकिन सिर्फ इतनी बात याद रख लेना, आपका जो लक्ष्य है ना, जो टारगेट है, ये याद रख लेना, इस लक्ष्य के लिए आप क्या क्या छोड़ सकते हो, इस लक्ष्य के लिए आप क्या क्या छोड़ सकते हो, क्या क्या त्याग कर सकते हो। ये आपका ये लक्ष्य जितना भी महान हो, चाहे जितना भी बड़ा हो, आप इसको प्राप्त कर लेंगे, आप इसको प्राप्त कर जाओगे मेरे साथी। लेकिन इसके लिए आपको देखना यह है कि आप क्या क्या छोड़ सकते हो। क्या आप अतिरिक्त अपना समय बेवजह गंवाना छोड़ सकते हो? क्या आप अपना फालतू की जो गॉसिप में समय जाता है उसको गंवाना छोड़ सकते हो? क्या आप अपने कुछ महीने कंसंट्रेटेड स्टडी के साथ में कि 8 घंटे 10 घंटे, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से प्रॉपर भी पढ़ना ही है, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स टाइम रखिए, फैमिली के साथ में कुछ टाइम रखिए, आपके जो करीबी लोग होंगे जो आपसे प्रेम करते हो, जिनसे आप प्रेम करते हो, थोड़ा सा समय उनके लिए, लेकिन वो बड़ा लिमिटेड सा टाइम, मैक्सिमम टाइम किसके लिए? अध्ययन के लिए, इस लक्ष्य के लिए। बाकी सब अगर आप भूल जाएंगे तो फिर अपने आप वही बात हो जाती है कि अर्जुन का निशाना मछली की जगह कहाँ हो जाएगा? आंख पे हो जाएगा। और वही आपका लक्ष्य होना चाहिए। इस बार जो आपका एग्जाम होगा वो आपको करके रहना हर हाल में, उसके लिए सब कुछ त्याग कर दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, और अपना जो मैक्सिमम टाइम है उसी के साथ ही यूटिलाइज करिए उस अपने टारगेट के लिए। और मेरे दोस्त, मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर, मेरे भाई, तुम याद रख लेना, यू विल अचीव, यू विल अचीव, यू विल अचीव। ख्याल रखिए। नमस्ते। थैंक यू।